नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर अ कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ अ वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओवन ड्राइंग के लिए, एसएसडी के लिए, या फिर एयर ड्राई एग्रीगेट्स के लिए, या फिर हमारी वेट एग्रीगेट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमारे को कि जब हम कंक्रीट मिक्स का डिजाइन करते हैं ना, तो यानी जब हम सैंड डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, एग्रीगेट्स डालते हैं, तो उस टाइम पे जो हमको क्या चाहिए होता है, हमको वाटर का जो कंटेंट है वो पता होना चाहिए, कितना वाटर कंटेंट हमारे पास है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट हमको क्या चाहिए, परफेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये हमारे पास। सबसे पहले इसको मैं इधर करता हूँ। ये बोलना चाह रहा है कि फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन, जो भी हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं बेसिकली क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, और साथ में क्या डलता है हमारा H2O यानी पानी डलता है। अब बेसिकली क्या ये जो है इन सब का हमको क्या ढूंढना पड़ता है, परफेक्ट रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। इन सब का क्या ढूंढना पड़ता है हमको, परफेक्ट रेशियो ढूंढना, क्या मतलब बनाना पड़ता है। तो परफेक्ट रेशियो जो है बेसिकली वो हमको बनाना पड़ता है। तो ये ना एक चीज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो क्या है हमारे पास, दैट इज द वाटर। ठीक है, कि कितना पानी जो है बेसिकली आपको डालना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारी परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए। समझ में आया इतना सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है कि वाटर डालने से होगा क्या, आप क्या करोगे, जो भी हमारा कंक्रीट मिक्स है, अगर मुझे इसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप पानी डालोगे। ठीक है, या फिर क्या डालोगे, चलो यहाँ पे बात करते हैं, आप पानी डालोगे। ठीक है, अब पानी अगर आप एक्स्ट्रा डाल दोगे तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेंथ का लॉस होगा, है कि नहीं। तो स्ट्रेंथ का क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी अगर जिसमें कोई पानी है और आपने फिर भी इसमें पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा पानी डल गया, ज्यादा पानी की वजह से हमारी क्या है, स्ट्रेंथ में लूज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली किसमें होती है, एग्रीगेट्स वगैरह में होती है। तो एग्रीगेट्स हो गया, जितने भी हमारे सीमेंट हो गया, सीमेंट तो क्या मतलब जितने भी हमारे सैंड हो गया, इन सब में, सैंड में, एग्रीगेट्स में, अगर इन दोनों में पहले से ही हमारे पास पानी प्रेजेंट है और आपने ऊपर से और पानी ठोक दिया इसमें, तो क्या होगा, उससे हमारी स्ट्रेंथ की लॉस होगी। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर कंटेंट का, जो भी हमारा वाटर कंटेंट है उस वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर हो गया इतनी छोटी सी पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा जो भी कंक्रीट मिक्स है वो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर अ कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्ड, वो किसकी कॉरस्पॉन्ड करता है, क्या वो ओवन ड्राई एग्रीगेट्स की कॉरस्पॉन्ड करता है, क्या वो ओवन ड्राई एग्रीगेट से कॉरस्पॉन्ड करता है, क्या वो एसएसडी के करता है, क्या वो एयर के करता है, क्या वो वेट एग्रीगेट से करता है। ठीक है, जब मैं ओवन ड्राई एग्रीगेट्स की बात कर रहा हूं तो यानी एग्रीगेट जितने भी हैं वो क्या है, पूरे के पूरे सूखे हुए हैं। जो भी हमारे एग्रीगेट है वो क्या है, उस टाइम पे सूखे हुए हैं, है ना, यही चीज बोलना चाह रहा है ना, जो हमारे एग्रीगेट है वो क्या है, उस टाइम पे सूखे हुए हैं। ठीक है, हाँ, क्या है कि ओवन ड्राई एग्रीगेट्स कौन सा हो गया, कि ऐसे एग्रीगेट जो कि पूरी तरह से सूखे हुए हैं, यानी बिल्कुल ही ड्राई है, तो क्या उस पे एस्टिमेशन होता है, नहीं उस पे एस्टिमेशन नहीं होता, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल, अच्छा मैं पहले मैं इन सबकी टर्म बता देता हूं कि ओवन ड्राई तो आपको पता ही क्या होता है ना, एक तो सिंपल सी बात है। जब हम एसएसडी की बात करते हैं यानी सरफेस, यहाँ पे सरफेस सैचुरेटेड सरफेस ड्राई है ना, तो ये बेसिकली क्या है, एसएसडी ये होता है बेसिकली जो भी हमारे एग्रीगेट्स है ना, इन एग्रीगेट्स के जो पोर है वो क्या है, फुल ऑफ दी मॉइस्चर है, जो भी उनमें मॉइस्चर है वो अभी प्रेजेंट है उस पर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं सरफेस। और सरफेस क्या रहता है इसका, इसके अंदर तो पानी है लेकिन इसके सरफेस क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। तो ठीक है, समझ में आया आपको कि हमारा सैचुरेटेड सरफेस नहीं है, हमारा क्या है, जो हमारा सरफेस है वो ड्राई है, और जो अंदर है यानी उसके अंदर जो है वो क्या है, वहां पे मॉइस्चर, इसी को बोलते हैं एसएसडी। ठीक है, ये क्या होती है, एक तरह की रेफरेंस कंडीशन होती है, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, अब सी क्या है, एयर ड्राई, सॉरी ये क्या है, वेट एग्रीगेट्स है। वेट एग्रीगेट्स यानी एग्रीगेट्स जिसके अंदर क्या है बेसिकली पानी है, तो वो वेट एग्रीगेट्स हो गए। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, दैट इज द एयर ड्राइड एग्रीगेट्स। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी हमने एग्रीगेट्स रखे ना वो थोड़ी देर हमने हवा में रखे। क्लियर हो गया, तो पोर्स के अंदर से तो ये ड्राई होता है, जो भी हमारे पोर्स है ना उसके अंदर से तो ये ड्राई होता है, लेकिन जो सरफेस है ना, सरफेस भी इसका ड्राई हो जाता है। तो इन दोनों में क्या है कि हमारे एक तो सरफेस भी ड्राई हो गया, दूसरा क्या हो गया, इसका जो हमारा अंदर के पोर्स है वो भी ड्राई हो गया। जैसे मैंने बोला था ना, सैंड और एग्रीगेट्स के अंदर भी पानी होता है, तो मैंने बोला कि अब मैंने थोड़ी देर एग्रीगेट्स को हवा में रख दिया। हवा में रखने से क्या होगा, जो इसके अंदर का पानी वो भी क्या होगा, जो भी इसके अंदर का पानी वो बेसिकली पानी जो है वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, वो पार्शियली प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी पार्शियली प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी जो सरफेस है वो भी ड्राई रहेगी और अंदर का पानी क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, अब ना ये भी थोड़ा सा पानी क्या है मिक्स से जो है वो ले लेता है। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो फील्ड में जो है ये बेसिकली रेयरली मिलता है और ये इसको हम कंसीडर भी नहीं करते एस्टिमेशन के लिए। क्लियर हो गया। थर्ड वाला क्या है, वेट एग्रीगेट्स। वेट एग्रीगेट्स मींस उसे कि हमारा जो इसका सरफेस भी गीला होगा। देखो दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सरफेस, एक तो अंदर का पानी। अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैंने ओवन ड्राई में बोला तो सरफेस और अंदर का पानी दोनों सूखे हुए, एयर ड्राई में भी अंदर और पानी, अंदर का और बाहर का दोनों का पानी जो है सूखा हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी हवा भी होती है, थोड़ा सा पानी भी होता है, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड होता है एक तरह से बोल सकते हैं आप। ठीक है, वेट एग्रीगेट्स में क्या होता है, हमारा जो सरफेस है वो तो हमारा क्या रहता है बेसिकली, जब इसकी बात करते हैं जो इसका सरफेस है इसमें तो पानी रहता है, ठीक है, पर अंदर जो अंदर के पोर्स है उसमें भी क्या रहेगा, आपका ज्यादा पानी रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप यहाँ पे आप वर्केबिलिटी के लिए ये वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पानी पहले से ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है हमारे वेट एग्रीगेट्स में। अब पानी बाहर से मिलाएंगे तो क्या होगा, वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो जो भी हम कंक्रीट मिक्स का डिजाइन देखते हैं ना, उसमें हम करते हैं किसकी, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स की बात करते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। क्लियर हो गया, इसको मैं साफ करता हूं फिर बताता हूं आपको। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सैचुरेटेड सरफेस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड सरफेस ड्राई, या फिर क्या सरफेस सैचुरेटेड ड्राई एग्रीगेट्स के डिजाइन में यूज होता है। क्लियर हो गया, क्यों होता है यूज, क्योंकि देखो इसके पोर्स के अंदर ना फुल्ली मॉइस्चर होता है, तो यानी पोर्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर पानी होगा, अंदर पहले से ही पानी होगा, लेकिन सरफेस बिल्कुल ड्राई रहती है। तो सरफेस क्या रहेगी इसकी, ड्राई रहेगी, लेकिन पोर्स के अंदर क्या है हमारे पास पानी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोर्स के अंदर पानी है और सरफेस क्या है इसकी, ड्राई है।
ड्राई है, ठीक है। अब ये जो हमारा मिक्स है, अब इसे जितना भी पानी चाहिए ना, तो इसे एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए, इस एग्रीगेट्स को क्या है, एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या हो सकते हैं, अगर हम पानी मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या इंक्रीज करेगा, वोकेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज नहीं करेगा। और पोर्स में पानी है तो इसका मतलब क्या, पानी नहीं चूसेगा, तो ये चीज क्या है, बिल्कुल क्लियर होगी। तो आईएस कोड अकॉर्डिंग टू 10262 पे जो हमारा आईएस कोड 20 उसकी रिकमेंडेशन क्या है कि जो भी हमारा एस्टिमेशन होता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन का, वो किसके बेसिस पे होता है, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स के बेसिस पे होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स, क्या है इसका राइट आंसर है। समझ में आया आपको मैंने जो भी बोला कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन में आप कौन से वाटर कंटेंट की कॉरेस्पॉन्ड करते हो, दैट इज द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जब हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, जैसे कि हमें कोई टेबल दिया जाता है, ठीक है। अभी टेबल क्या है, टेबल से हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ना अप्रोक्सीमेट वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि एक टेबल में क्या बोला है कि जैसे कि आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ऑफ द एग्रीगेट्स, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एग्रीगेट्स। क्लियर हो गया। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो 20 mm, सेकंड ऑफ ऑल कितना है हमारा, दैट इज द 10 mm, ठीक है। और इनकी स्लम्प वैल्यू कितनी रहती है, इनकी स्लम्प वैल्यू 20 mm की कितनी रहेगी फॉर द 50 mm, और 10 mm की भी कितनी रहेगी 50 mm। और इनका अप्रोक्सीमेट वाटर कंटेंट जो होता है ना, वाटर कंटेंट किसमें होता है, केजी पर मीटर क्यूब में, वो कितना होता है जब हम 20 mm की बात करते हैं, 1 2, ठीक है। जब हम 20 mm की बात करते हैं तो वो होता है अराउंड 186 केजी होता है। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा तब आपको पता लग जाएगा। 10 mm के लिए कितना होता है, दैट इज 208 केजी होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले कि 20 mm, आपको क्या दे रखा है कि 20 mm के आपके पास एग्रीगेट्स हैं और उनकी मिनिमम वर्केबिलिटी कितनी है, दैट इज द 75 mm, ठीक है। 75 mm जो है उनकी मिनिमम वर्केबिलिटी है। क्लियर हो गया। और ये कहां से आया, हमारे पास स्लम वैल्यू से आया, इट इज नोन एज एग्जांपल, ठीक है। ये क्या एग्जांपल है कि 20 mm के आपके पास एग्रीगेट्स है और हमारे पास स्लम वैल्यू कितनी है, 75 mm है। और इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखा है नो एडमिक्सचर। एडमिक्सचर बेसिकली इसलिए मिलाए जाते हैं ना ताकि हम उसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सके। क्लियर हो गया है ना। तो ये सब क्या है, यहाँ पे नहीं मिलाए गए हैं। और यहाँ पे बोला है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरा क्या है, और एक और चीज दे रखी है, जो हमारा मॉइस्चर है किसी भी सैंड में, ठीक है, ये जो ये हमारे पास एग्रीगेट, इसमें जो सैंड का मॉइस्चर है दैट इज द 4%, ऑटोमेटिकली पहले से ही। क्लियर हो गया। और सैंड का जो वेट है, सैंड का जो वेट हम इन यूज ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 600 kg, ठीक है। इतने पॉइंट पता लगे, इट इज अ गिवन डाटा, आपको अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि फ्रॉम द आईएस कोड अगर जो मैं वाटर कंटेंट की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू 186 kg। मैंने बोला था ना मैक्सिमम एग्रीगेट के लिए जब हम वाटर कंटेंट निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 186 kg आती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, अगर जो 186 हमारे पास क्या है बेसिकली इसका वाटर कंटेंट है और सैंड का कितना है, दैट इज सैंड वेट बेसिकली 600 kg। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस कॉन्क्रीट मिक्स में ऑलरेडी कितना पानी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास सैंड मिक्स है फॉर एग्जांपल 600 kg है, मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4%। तो हमारे को जो मॉइस्चर मिलेगा यहाँ पे इस बैग में, इस पूरे कंटेंट में कितना मिलेगा, 600 into 4 कितना होता है, दैट इज 24% है, तो 24 आ जाएगा, है ना, 24 आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो 24 kg क्या है बेसिकली, ये इतना पानी जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी सैंड में। क्लियर हो गया। अब ये क्या इतना अप्रोक्सीमेट वाटर कंटेंट नीडेड है ताकि आप क्या बढ़ा सको, इसकी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एडमिक्शन नहीं मिला है। क्लियर हो गया। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब क्या करना है आपको, अब जितना भी आपके पास 24 kg है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, कितना हम पानी मिलाएंगे कि ये इसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाए विदाउट स्ट्रेंथ को डिक्रीज किया। तो जितना भी पानी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 24 है, तो 24 kg क्या है, ऑटोमेटिकली इसके पास पहले से ही पानी है। तो 186 से अगर मैं 186 से अगर मैं 24 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 162 आ जाएगा। तो यानी इतना वाटर कंटेंट जो है आपको मिलाना पड़ेगा, यानी इट इज द एक्चुअल वाटर। एक्चुअल वाटर कितना हो गया, 162 kg जो है एक्चुअल वाटर हो गया। समझ में आपको किस तरह से अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। क्लियर हो गया। आपको मैंने एग्जांपल से ही बता दिया कि आपको वाटर कंटेंट निकालना होता है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। सम वैल्यू से आपको पता लग जाता है उसकी वर्केबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, तो यहाँ पे पता लगे ना आपको, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं बेसिकली कंक्रीट मिक्स में वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। ओवन ड्राई में क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों, एक तो बाहर भी इसका सरफेस भी ड्राई है और अंदर का सरफेस भी क्या है इसका ड्राई है। एयर ड्राइड एग्रीगेट्स क्या होता है, इसका भी अंदर का सरफेस ड्राई रहता है, बाहर का सरफेस भी क्या रहता है, ड्राई रहता है। लेकिन ये लेस कितना रहता है, ओवन ड्राई में ज्यादा हमारा सरफेस ड्राई रहता है और अंदर का भी सरफेस ड्राई रहता है, लेकिन एयर ड्राई में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है। और वेट एग्रीगेट्स में क्या होगा, हमारे बाहर भी सरफेस क्या है, वेट है, और अंदर भी सरफेस वेट है, तब भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स में क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि अंदर तो हमारे पास क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, लेकिन बाहर का सरफेस जो रहता है वो ड्राई रहता है। अगर इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप इन सब का इस्तेमाल करोगे सर तो आपको पानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी जितना पानी हमको रिक्वायर्ड था फॉर द वर्केबिलिटी टू इंक्रीज, अब आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। इसलिए हम इस चीज के एस्टिमेशन के लिए क्या लेते हैं, ऐसा एग्रीगेट लेते हैं जिसके अंदर तो मॉइस्चर हो लेकिन बाहर कोई भी मॉइस्चर ना हो। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल से बता दी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं पहले। यूपीएससी मेंस में क्या क्या वो पूछ सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आईएस कोड 10262 2019। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है तब इसको पढ़ना है। सेकंड ऑफ ऑल क्या पढ़ना है आपको कि जो मॉइस्चर है उसका इफेक्ट, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर किस पे, ऑन द स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन क्या आ गया, उसके एडमिक्सचर के बारे में आ गया, ठीक है। जो भी हमारी सीमेंट की जो फर्स्ट चैप्टर है ना उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1।
क्लियर हो गया, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, अब चैप्टर 1 में वो भी आ गया आपका, सिलिका क्यों ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम क्यों ऐड करते हैं, और बाकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिक्सचर क्यों ऐड करते हैं, वर्केबिलिटी को कैसे बढ़ाता है, एग्रीगेट्स का स्टाइल, कौन कौन से टाइप होते हैं, उसमें कौन सा वाला एग्रीगेट्स यूज होगा, वो सब कुछ आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मेंस में ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, मेंस में ये पूछ सकता है। क्लियर हो गया इतना। जब हम बात करेंगे इसकी दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एसएसडी, सरफेस सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। क्लियर हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, ड्राई के बारे में पढ़ना है, वेट के बारे में पढ़ना है, एग्रीगेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, और दूसरा क्या, एडमिक्सचर का क्या इफेक्ट रहेगा वाटर कंटेंट की वजह से, ये भी आप यहीं पे पढ़ लेना। दूसरा क्या हो गया हमारा, जो भी हमारा कंक्रीट मिक्स है, कंक्रीट मिक्स, ठीक है, कंक्रीट मिक्स जितना भी हमारा डिजाइन है, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, बेसिकली आईएस कोड हमारा किस में आ जाएगा, ये आईएस कोड इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया, आईएस कोड 10262 में आ जाएगा। तो ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द एसएसडी और कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखने, क्योंकि मेंस में ये शायद क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमको कि फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी हमको स्ट्रेंथ क्या चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमको स्ट्रेंथ चाहिए वो चाहिए हमको कितनी, मैक्सिमम। क्लियर होगा, द डिजायर्ड वर्केबिलिटी ऑफ अ फ्रेश कंक्रीट कैन बी अटेन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर। इसने बोला कि जो हमको डिजायर वर्केबिलिटी चाहिए ना किसी भी फ्रेश कंक्रीट के लिए, वो कैसे अटेन होगी, किस तरह से अटेन होगी, उसका क्या प्रोसेस है, तो ये हमें बताओ। सबसे पहले क्या बोला इसने, द प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स मे बी इंक्रीज। नहीं, ये क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है, इट्स ऑप्शन रॉन्ग। क्यों है ये रॉन्ग, जब हम देखते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट ना, तो इससे जो वर्केबिलिटी है ना वो बेसिकली और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द वर्केबिलिटी और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इससे खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये वाला क्यों है, गलत है, क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट है वो अगर जब इंक्रीज कर दोगे तो वर्केबिलिटी और खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए और डिजायर्ड वर्केबिलिटी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और साथ साथ में डिजायर्ड वर्केबिलिटी भी चाहिए, तो वर्केबिलिटी खराब होगी। क्लियर हो गया, कोर्स एग्रीगेट से स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है, इसे हार्ड हो जाएगा और साथ में क्या होगा, इट विल बिकेम हार्ड अगर जो कोर्स एग्रीगेट आप मिलाओगे, और साथ में क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा कहीं भी प्लेस करने को। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे पता लग गया। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत सही हो गया। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है अगर कोर्स एग्रीगेट का आप इस्तेमाल करो ना, अनलेस आप अगर जो वाटर सीमेंट रेशियो को आप अगर जे चेंज नहीं करते हो, यानी उसको आप सही नहीं करते हो। क्लियर हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट में भी मतलब कि फाइन एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है उसको कम कर दो। देखो फाइन एग्रीगेट्स में कौन आता है, सैंड आता है। अब सैंड को ही कम कर दोगे तो पेस्ट बनाने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि वर्केबिलिटी और कोहेजन कौन देता है, वर्केबिलिटी और कोहेजन कौन देता है हमारे को, बेसिकली जो फाइन एग्रीगेट्स वो हेल्प करते हैं उसमें। तो हम बोलते हैं कि वर्केबिलिटी और साथ में, अगर जिसको मैं वर्केबिलिटी से ऐसे लिख दूं, वर्केबिलिटी और साथ में जो हमारी क्या है, कोहेजन है, सॉरी वर्केबिलिटी और जो कोहेजन है वो डिक्रीज हो जाएगी। पर हम नहीं चाहते कि हमारी वर्केबिलिटी डिक्रीज हो, हम क्या चाहते हैं, हमको डिजायर वर्केबिलिटी मिले। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट्स को कम करना एक तरीका नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। तीसरा क्या तरीका बोला इसने कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट कैन बी रिप्लेस सेकंड टाइम बाय द यूज ऑफ अ वाइब्रेटर। इसने बोला कि आप ना मिक्सिंग दोबारा करो, या तो आप क्या यूज करो, वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करो। क्लियर हो गया। अब वाइब्रेटर से होता क्या है, वाइब्रेटर से क्या मिक्सिंग होती है, नहीं, इससे मिक्सिंग नहीं होती, इससे कॉम्पैक्शन होता है। मिक्सिंग नहीं होती, इससे क्या होता है, हमारा कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है, और अगर देखो वाइब्रेटर का ना ऐसा सिस्टम है कि आप वाइब्रेटर को कितना इस्तेमाल कर सकते हो वो हमें नहीं पता, और स्किल्ड लेबर ही होगी तब तक ही, तभी पता लगेगा। तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल जो है बेसिकली एक एफिशिएंट मेथड नहीं माना जाता है हर चीज में। आप अगर जो वाइब्रेटर का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग, ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से क्या है, ज्यादा वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें ब्लीडिंग हो जाती है। तो इससे वर्केबिलिटी जो है वो तो हमारी क्या होगी, वो दोबारा अगर आप मिक्स, सॉरी वर्केबिलिटी वाइब्रेटर तो ठीक है, साथ में और क्या बोला, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट कैन बी रिपीटेड सेकंड टाइम। अगर आप ऐसा करोगे ना तो जो हमारा सेटिंग प्रोसेस है ना वो बेसिकली क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बाय मिक्सिंग अगेन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे को, जो भी हमारा सेटिंग टाइम है ना, सेटिंग प्रोसेस वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या ये सही मेथड है, नहीं, ये बिल्कुल सही मेथड। आप वाइब्रेटर का नहीं पता किसको कितना इस्तेमाल करना है, सेकंड टाइम पर जो मिक्स करोगे तो आपका क्या होगा, सेटिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आपको। तीसरा क्या है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट मे बी इंक्रीज व्हाइल द क्वांटिटी ऑफ वाटर मे बी रिड्यूस। बिल्कुल सही बोला इसने। क्यों, देखो यहाँ पे बोला कि अगर आप सीमेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए और डिजायर वर्केबिलिटी चाहिए। वर्केबिलिटी कहां से मिलती है, पानी से मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी मिलाने, जो भी पानी मिलाते हैं उससे क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, सैग्रीगेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी हमारा सीमेंट तो नीचे बैठ गया लेकिन पानी हमारा ऊपर आ गया। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए इसने क्या बोला, आप सीमेंट पेस्ट ऐड करो। आप क्या करो, किसी भी कंक्रीट मिक्स में हमारा क्या करो, आप इसमें सीमेंट पेस्ट ऐड करो। जब आप सीमेंट पेस्ट की स्लरी इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इकट्ठा था उसमें सीमेंट आ गया। अब सीमेंट आ गया तो वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है, और साथ में स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है इसकी, हमारी बढ़ जाती है। तो ये चीज क्या बिल्कुल सही है, मतलब इन सब की कंपैरिजन में ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग द कंक्रीट मिक्स डिजाइन, बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट स्लरी एंड डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, है ना। वाटर ओनली वाटर को हम रिड्यूस करेंगे। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो को अगर ये कम होता है ना बेसिकली, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, अगर ये क्या होगा, लेस होगा, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज।
क्लियर हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, वाटर कम होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी वर्केबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वर्केबिलिटी क्या होगी इसमें, कम होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीमेंट को भी बढ़ाते हैं ताकि हमारी वर्केबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। समझ में आया आपको? यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको, अगर समझ नहीं है ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ज्यादा सीमेंट मिलाएंगे, ज्यादा सीमेंट, तो हमें क्या मिलेगी, एक बेटर बाइंडिंग मिलेगी, बेटर क्या मिलेगी हमको, बाइंडिंग मिलेगी, जिससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और साथ में अगर जो आप वाटर कंटेंट को जो आप वाटर कंटेंट को डिक्रीज करोगे, वाटर कंटेंट को अगर आप डिक्रीज करोगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वर्केबिलिटी विल बी कम। क्लियर हो गया। लेकिन ज्यादा सीमेंट होने की वजह से क्या है, ज्यादा सीमेंट होने की वजह से ये इसको कंपनसेट कर देगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सीमेंट, जो हमारा सीमेंट है वो वर्केबल मिलेगा, वर्केबल मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगे आपको, जो मैंने बोले कि क्या क्या यहाँ पे बोला है कि ऑप्शन राइट क्यों है ये वाला, है समझ में आया। द क्वांटिटी ऑफ इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें हटा देता हूँ, इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट में बी रिड्यूस, क्वांटिटी ऑफ वाटर में बी रिड्यूस एंड द सीमेंट की क्वांटिटी को आप इंक्रीज करो, तो इट विल बी द राइट आंसर। समझ में आपको? ठीक है। तो अब आपको फ्यूचर में क्या याद रखना है, फ्यूचर में आपसे क्या पूछ सकता है, फ्यूचर में आपसे क्या पूछ सकता है, यानी मेंस में क्या पूछ सकता है आपसे, मेंस में क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर जो पता है कि इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर और सीमेंट की जो कंटेंट है बेसिकली, जब इन दोनों की रेशो के बारे में आपको अच्छे से पता होगा ना, रेशो के बारे में अच्छे से पता होगा, तो आपको क्या है कि हर क्वेश्चन जो है वो इजीली लगा पाओगे आप। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, जो भी हमारी वर्केबिलिटी टेस्ट होते हैं, वर्केबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, दो टेस्ट किए, दो हमने क्वेश्चन किए, दोनों में वर्केबिलिटी के बारे में था क्वेश्चन, तो वर्केबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्लम्प टेस्ट। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपको। दूसरा क्या है, इसमें जो भी हमारे फ्लो टेबल होते हैं ना, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, मेंस के लिए। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी सैग्रीगेशन की प्रॉब्लम थी या फिर हमारी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, ये क्यों होती है, क्या रीजन होता है, कैसी होती है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ वन क्या हो गया, अगर जो आपको इंप्रूव करनी है वर्केबिलिटी, तो आप क्या ऐड करते हो, एडमिक्सचर। तो मैंने 2 बार बता दिया कि एडमिक्सचर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया। और क्या पता होना चाहिए कि सीमेंट का जो भी इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ सीमेंट, है ना, सीमेंट कंटेंट ऑन श्रिंकेज या फिर क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। क्लियर हो गया। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जिससे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो भी हमारा वाटर, ये है ना वाटर सीमेंट रेशियो है बेसिकली, ये आईएस कोड हमारा कौन सा है, 456/2000, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। इसकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ में आपको? तो फ्यूचर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है, इसको मैं सबको मिटा देता हूं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारा कि द प्लाईवुड आर क्लासिफाइड एज बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट BWR ग्रेड एंड द मॉइस्चर रेजिस्टेंट ग्रेड डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करता है, क्या अपीयरेंस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, नहीं, जितनी भी हमारी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। थिकनेस ऑफ प्लाईवुड जो है वो बेसिकली बहुत सारी थिकनेस की हो सकती है, आप जितनी भी मर्जी चाहे थिकनेस बढ़ा सकते हो, तो थिकनेस पे भी कभी क्लासिफिकेशन नहीं होता। डेंसिटी ऑफ द प्लाईवुड, अगर जो डेंसिटी ऑफ द प्लाईवुड डिपेंड किस पे करता है, हमारी जो भी हमारी वुड का इस्तेमाल हुआ है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, प्लाईवुड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्यों, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है डेवलप्ड बाय द एडहेसिव यूज्ड फॉर बॉन्डिंग द वीनर्स यानी पतली पतली लेयर्स से हम क्या करते हैं, पतली पतली लेयर्स के बीच में हम क्या करते हैं, एडहेसिव डालते हैं बीच में, जिनको क्या करते हैं फिर वो अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे में, ठीक है। क्लियर हो गया। उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोला था मेरे को, इसको सबको मैं मिटा देता हूं, फिर बताता हूं। अब यहाँ पे 2 चीजों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है हमारी ग्रेड्स में कौन कौन सा है, सबसे पहले तो क्या है, दैट इज द मॉइस्चर को रेजिस्ट करने वाला। दूसरा क्या है कि बॉइलिंग वाटर को भी रेजिस्ट करने वाला, नाम से पता लग रहा है, बॉइलिंग वाटर को रेजिस्ट करने वाला, बॉइलिंग वाटर को रेजिस्ट करने वाला, ठीक है। तो ये 2 ग्रेड्स आपको दे रखे हैं। क्लियर हो गया। अब जो हमारे इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉइस्चर को रेजिस्ट करने वाला, ठीक है, ऐसा प्लाईवुड की बात की जा रही है, ठीक है। और एक हो गया हमारा क्या, बॉइलिंग वाटर को रेजिस्ट करने वाला, तो अब मुझे बताओ कि अगर जो मुझे ऐसा प्लाईवुड इस्तेमाल करना है, मान लो कि मुझे बाथरूम में इस्तेमाल करना है, ठीक है, बाथरूम में अगर मुझे कोई भी प्लाईवुड इस्तेमाल करना है, तो बताओ कौन सा वाला यूज करोगे, मॉइस्चर रेजिस्टेंट वाला या फिर बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट वाला। डेफिनेटली बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस वाला आप इस्तेमाल करोगे। क्यों, क्योंकि ऐसा प्लाईवुड जो कि बॉइलिंग वाटर को भी रेजिस्ट कर ले, तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यानी किचन और बाथरूम के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारा किचन हो गया या फिर हमारा बाथरूम हो गया, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, BWR का करते हैं। क्लियर हो गया। और बाकी जो जितने भी हमारे अंदर के घर वाले हमारे क्या होते हैं, प्लाईवुड होते हैं, तो इंडोर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सॉरी उसे रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको, तो यही चीज बोलना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें यूज होने वाले जितने भी हमारे एडहेसिव होते हैं ना, शायद वो फ्यूचर में आपसे पूछ ले, है ना, या फिर नहीं तो आपके पास, नहीं तो क्या होगा, मेंस में लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होगा, अगर जो आपको बोला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों में मैं बताऊं आपको, इन दोनों में यूज होने वाले कौन कौन से हैं, एक तो होता है हमारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, हमारा जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस वाला होता है ना, इसमें जो हमारा एडहेसिव का इस्तेमाल होता है, एडहेसिव क्यों होता है, जो भी हमारे विनर्स होते हैं ना, उसके बीच में क्या होता है बेसिकली, हम ना एडहेसिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत सारी लेयर्स जो है एक साथ जो चिपक जाए, और वो क्या बनाती है, फिर प्लाईवुड बनाती है। ये चीज मैंने आपको बताई है। तो इसके बीच में यूज होने वाला क्या है, जो भी मॉइस्चर रेजिस्टेंट वाला होता है उसमें होता है यूरिया, ठीक है। यूरिया मतलब ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारा फिनॉल होता है ना, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। यूरिया क्या होता है, कम स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। ये दोनों क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखा फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो इन दोनों में यूज होने वाले एडहेसिव्स के बारे में भी आपको पता लग गया। तो आपको पता लग गया कि ये क्या कौन से, एक तो हमारा क्या मॉइस्चर को रेजिस्ट करने वाला, एक है हमारा क्या बॉइलिंग वाटर को रेजिस्ट करने वाला, ठीक है। और क्या इसमें यूज, और आपको पता है प्लाईवुड के बारे में पता लग गया, विनर्स के बारे में आपको पता लग गया, और आपको पता लग गया इसका राइट आंसर क्या है ना।
इसका राइट आंसर क्या है? डी विल बी द राइट आंसर। कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसी पे डिपेंड करता है हमारा, उसी पे जो हम कैरेक्टराइज करते हैं, यानी प्लाईवुड की अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो हम किस पे करेंगे? जो भी उनके बीच की बॉन्ड की स्ट्रेंथ है डेवलप हुई है किसी भी यूज ऑफ द एडेसिव की वजह से, जिसकी वजह से क्या है हमारे विनर जो है एक साथ चिपकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतने से पॉइंट? ठीक है, अब फ्यूचर में क्या पूछ सकता है आपसे? सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे देखो टिम्बर के बारे में पूछ लेगा, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है, इन सबको मैं मिटा देता हूं। जैसे कि क्या पूछ लेगा आपसे मेंस में? आपसे पहले तो ये पूछ लेगा जो हमारा प्लाईवुड है या फिर जो हमारा एमडीएफ वगैरह है, ये सब के बारे में पूछ लेगा। तो प्लाईवुड के बारे में पूछ लेगा, प्लाईवुड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, या फिर प्लाईवुड वर्सेस द एमडीएफ। और साथ में क्या करना है आपको, जो भी हमारा पार्टिकल बोर्ड होता है ना, पार्टिकल BOARD, इसके बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो प्लाईवुड के बारे में और दूसरा क्या है एमडीएफ वर्सेस हमारी जो पार्टिकल बोर्ड है, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम टिम्बर की सीजनिंग कैसे करते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, तो ये जो प्रोसेस है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, वो सब आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। किस टाइप के वुड होते हैं, टाइप ऑफ वुड, है ना, टाइप ऑफ वुड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें हो गया टीक हो गया, ठीक है, हमारा साल हो गया, देवदार हो गया, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सब जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। और भी है बहुत सारे, जैसे कि आपका वाटर रेजिस्टेंट हो गया, वाटर रेजिस्टेंस एडेसिव्स हो गए, ठीक है, एडेसिव्स हो गए, यानी एडेसिव्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एडेसिव के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं मैंने पहले ही बता रखा है, डिफेक्ट्स अभी 2 बार आ चुका है, तो डिफेक्ट्स क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डिफेक्ट्स कौन कौन से हो गए हमारे, या तो नॉट्स हो गया, है ना, शेक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट है, या फिर रैपिंग हो गया। ठीक है, ये सब जो डिफेक्ट है उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ये बोल रहा है हाई परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ अ फ्री सिलिका इन द लाइम एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट करता है वो? देखो यहाँ पे सबसे पहले सिलिका का काम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिलिका की बात कर रहा हूँ, तो सिलिका क्या करता है बेसिकली, हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है हमको? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सीमेंट में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या होता है, जो भी हमारी सेटिंग रिएक्शन है ना उसमें पार्टिसिपेट करता है और एक केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर हो गया? अब कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कौन बनाता है लॉन्ग लाइफ के लिए, दैट इज द सिलिका। समझ में आया? सीमेंट में जो भी हमारा लाइम या फिर सिलिका रहता है बेसिकली उसका काम क्या है, जो भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करना है किसी भी हमारे स्ट्रक्चर के, कोई भी हमारे स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ का जो भी सोर्स है वो कौन सा है, लाइम एंड सिलिका। क्लियर हो गया? सिलिका का क्या काम है। दूसरा क्या है, ये आती कहां से, जो भी हमारी सिलिका है ना, अब ये सिलिका सीमेंट में कैसे आएगी, सीमेंट में होता है हमारे जितने भी हमारे मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्ले हो गया, हमारा शेल हो गया, तो ऐसे या फिर फ्लाई ऐश हो गया, इन सब की वजह से क्या है हमारे सीमेंट जो है, सीमेंट में सिलिका पाया जाता है। क्लियर हो गया? सिलिका कहां से आता है? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला, दैट इज द 17 से लेकर 25% तक हमारा सिलिका जो है वो प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? सीमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतने समझ आ गई छोटी सी बात? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे मैं सीमेंट की सारी कंपोजिशन ही बता देता हूँ। देखो सीमेंट में क्या होता है हमारा, C3S होता है, C2S होता है, C3A होता है, और कौन सा होता है हमारा C3A5 होता है, सॉरी C4AF होता है। अब ये C3CA बेसिकली है क्या, केमिकल जो भी हमारा सीमेंट है ना उसकी कंपोजिशन की बात की जा रही है। जो हमारा सिलिका सॉरी टेट्रा कैल्शियम सिलिका होता है ना, ये क्या प्रोवाइड करता है हमको, जल्दी स्ट्रेंथ लाता है, जल्दी स्ट्रेंथ जो है ये इंपार्ट करता है हमारे किसी भी सीमेंट में। क्लियर हो गया? ठीक है, C3A मतलब कैल्शियम, हमारा टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको जल्दी से लाने की काम कर रहा है। ठीक है, ये कितने में दे देता है हमको स्ट्रेंथ, दैट इज इन द 7 डेज, 7 दिन में ही हमको स्ट्रेंथ जो है वो ऑलरेडी मिल जाती है। तो C2S क्या है बेसिकली, ये है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या धीरे धीरे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जितनी C3S करता है ना उससे धीरे धीरे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यानी ये 7 दिन में दे रहा है, तो ये कितने में देता है, 28 दिन में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेंथ का काम किसने दे दिया हमको, C2S। जब कैल्शियम और सिलिकेट दोनों साथ में होंगे तो वो प्रोवाइड क्या करते हैं हमको स्ट्रेंथ का इंपार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब इनके बारे में ऐसा है कि देखो जो हमारा C3A है या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो भी हीट है ना उसको रिलीज करता है, हीट को रिलीज करने का काम करता है। क्लियर हो गया? और हमारा क्या है C4A, ये क्या है C4AF, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फेराइट। ठीक है, अभी फेराइट का काम क्या है, जो भी हमारा कलर है, कलर या फिर हमारा जो सेटिंग टाइम है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो ये हमारे क्या हो गया, हमारे सीमेंट की जितनी भी मेन कंपोजिशन है उन सब का है। ठीक है, अब सिलिका कैसे रिएक्ट करता है, सिलिका का रिएक्शन कैसे है, जैसे कि हमारा CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस हमारा जो सिलिकेट है क्या है, जो भी हमारा सिलिका है, अभी सिलिका क्या करता है, कैल्शियम सिलिकेट हमारा हाइड्रेट बनाता है, तो इसको बोलते हैं CHS जेल। क्या बोलते हैं इसको हम, CHS जेल। और ये जो CHS जेल होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि यही हमारे को क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो गया? स्ट्रेंथ कहां से मिलती है हमको, CHS जेल से बनती है। ठीक है, मैंने तो ये बता दिया जो भी ये रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्साइड प्लस सिलिका के साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाता है। इतना समझ में आया? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमारा CHS जेल बन रहा है, कब, जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। क्लियर हो गया? वही चीज यहाँ पे बोला है कि जब हाई परसेंटेज ऑफ, देखो 17 से लेकर 25% तक तो ओके, इतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल 40% हो गया, तो अगर सिलिका 40% हो जाएगा यानी वो फ्री सिलिका है। फ्री सिलिका मींस जो पहले अब CHS जेल बना रहा था प्लस साथ में अब क्या है, सिलिका हमारे पास रिमेनिंग है, यानी एक्स्ट्रा सिलिका जो है हमारे पास प्रेजेंट है पूरे सिस्टम में। तो ये एक्स्ट्रा सिलिका क्या करेगा, ये हमारा बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, मींस से ये हमारा बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फ्री सिलिका है ना, ये जो हमारा फ्री सिलिका है अभी किसी के साथ क्या नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिएक्टिव, इट इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, मतलब ये लाइम के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है ताकि वो CHS जेल बनाए। तो अब ये फ्री का है, तो ये केमिकल सेटिंग जो है हमारी क्या कर देगा, कम कर देगा। जो भी हमारा लाइम है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा लाइम है ना, अब लाइम तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है हमारा कैल्शियम के साथ। अब कैल्शियम के साथ जब भी हमारा सिलिका या फिर जो लाइम है वो CHS जेल बनाएगा, लेकिन जब हमारे पास ज्यादा सिलिकेट होगा तो वो कभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाने देगा, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज है और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज और जो भी हमारी क्या है सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है उन सबको क्या कर देता है, लो कर देता है। यानी जब हाई परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका प्रेजेंट होता है वो कनेक्ट नहीं होता, CHS जेल नहीं बनाता, CHS जेल नहीं बनाता, यानी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, और सेटिंग टाइम इंक्रीज होने की वजह से क्या है, जो हमारी पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है और जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है उन सबको क्या कर देता है, पुअर कर देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी द पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी।
ठीक है। पुअर सीमेंटिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिबिट करता है जब फ्री लाइम यानी फ्री सिलिका जो है प्रेजेंट होता है हमारे पास। क्लियर हो गया। हमारे पूरे सिस्टम में कितना होना चाहिए 17 से लेकर 25% तक। इसकी बेसिक कॉम्पोजिशन क्या है हमारी, ये सब बेसिक कॉम्पोजिशन है, क्या क्या काम है इसके, ये आपको खुद से भी पढ़ना है। ठीक है, कैसे कैसे इसके जो भी हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन है ना उसके क्या है ओवरऑल काम, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझ में है आपको। अब क्या बोल सकते हैं, एक मिनट इसको मैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या है इसका रीजन, जब भी हमारे पास फ्री सिलिका होता है तो ये क्या करता है, ये जो फ्री सिलिका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी सिलिका है वो लाइम के साथ, जो भी सिलिका है जो कि लाइम के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा था बट ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका अब वो नहीं करेगा, सिलिका अब वो नहीं करेगा। क्लियर हो गया कि पहले जो हमारा सिलिका है लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब वो लाइम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि एक्सेस में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जितना भी हमारा लाइम होगा वो क्या काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिलर का काम करेगा, फिलर का काम करता है। कौन करता है, दैट इज द फ्री सिलिका। फ्री सिलिका क्या करेगा, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फिलर मींस टू से, जो भी हमारा मतलब जैसे हम भरते नहीं है, फिलर मींस टू से क्या होता है, जैसे हमारी टाइल होती है, अब टाइलों के बीच में हम कुछ ना कुछ डालते हैं ना जिसकी वजह से वो दोनों चिपके एक दूसरे के साथ, तो एक तरह का क्या है ये सिलिका ना, एक तरह का फिलर का काम करता है किसमें, स्ट्रक्चर में, हमारा जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये काम करता है। समझ में आया आपको। ठीक है, अब ये चीज जो है बेसिकली जो लाइम है वो क्या करता है, वो मजबूती देता है, लेकिन अच्छी सीमेंटिंग मतलब जो लाइम है वो किस लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्ले में हम क्या करते हैं यूज, हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं अगर जो मुझे ज्यादा क्या करनी है सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस करनी है, तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज मींस उसे वो स्ट्रेंथ देगा। तो स्ट्रेंथ कहां से आती है, लाइम से आती है। अब जब हमारे पास एक्स्ट्रा है तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, अब क्या होगा, जो भी हमारा लाइम है, हम लाइम की जो भी सर्फेस है, सर्फेस को अच्छी तरह से चिपकाने का काम कौन करेगा, हमारा लाइम करेगा। लेकिन एक्सेस सिलिका के होने की वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से CHH जेल नहीं बनेगा और जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कम होगी। दूसरा जो भी हमारी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा लाइम होता है ना, अभी लाइम जो है पानी के कांटेक्ट में आने पे भी क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक। जैसे कि हाइड्रोलिक सीमेंट होता है ना कि जैसे पानी आ गया तब भी वो सेट हो जाएगा, वैसे ही क्या होता है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी जब पानी आता है तो उसके कांटेक्ट में वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, वैसे हाइड्रोलिक जैसे हाइड्रोलिक सीमेंट होता है वैसे हमारी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज होती है, उसमें जितनी भी की जैसे पानी आएगा वो सेट हो जाएगा। तो वही चीजें बोला कि जो पुअर सीमेंटिंग है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज भी क्या है, वो भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि देखो जब पहले वो CHH जेल अच्छे से ड्रॉ कर रहा था यानी बना रहा था, इसकी वजह से क्या आ रही थी, स्ट्रेंथ इंपार्ट हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रही है, स्ट्रेंथ ही कम हो गई है, और जब पानी आएगा बेसिकली तो पानी के आने से पहले ही उसमें स्ट्रेंथ इंड्यूस नहीं हुई है, तो उसमें सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आए दोनों पॉइंट जो भी मैंने बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर विल बी द डी, विल बी द राइट आंसर। समझ में आए इतने से पॉइंट, यानी लॉजिक क्या है इसमें, आप ऐसा समझो, इसका लॉजिक क्या है कि जो भी हमारा फ्री लाइम होगा, सॉरी फ्री सिलिका होगा, जो हमारा फ्री सिलिका होगा वो क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। किसके साथ नहीं होगा, वो कंबाइन किसके साथ नहीं होगा, लाइम के साथ कंबाइन नहीं होगा, लाइम के साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा केमिकल सेटिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, पहली तो हमारी सीमेंटिंग, और साथ में क्या है जो भी हमारी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज है वो दोनों ही क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। बस इतना सा पॉइंट है, इतना छोटा सा लॉजिक है ये, बस ये पता लगे आपको। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो भी आपको जानने के लिए। और क्या बोल सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है आपसे, कितने टाइप ऑफ लाइन होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ लाइन आपसे पूछ, इसको मिटा देता हूं मैं पहले, कैसे कैसे हमारे लाइन होते हैं, हाइड्रोलिक, स्लैग्ड, ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या पूछ सकता है आपसे फ्यूचर में कि हमारे कितने टाइप ऑफ लाइन होते हैं, तो टाइप ऑफ लाइन ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर हो गया। और क्या पूछ सकता है, जो भी हमारे हाइड्रोलिक वर्सेस द नॉन हाइड्रोलिक जो हमारा लाइन होता है उसके बारे में आपको चीज पढ़ना है। ठीक है, जो भी हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, किसका, ऑफ लाइन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाइन से इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि लाइन से भी बात हुई है। और क्या हो सकता है, जो भी हमारे फ्री सिलिका है इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, क्या होता है फ्री सिलिका के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। और जो हमारा फ्री सिलिका होता है प्लस जो हमारा कंबाइंड सिलिका होता है, इन सबका क्या काम है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको फ्यूचर या फिर मेंस में देखने को मिल सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। समझ में आया आपको। ठीक है, और दूसरा मैंने फ्लाई ऐश की बात की थी, तो फ्लाई ऐश वगैरह क्या होते हैं, बेसिकली जो भी हमारे पोजोलॉनिक मटेरियल होते हैं वो सब जो है आपको पढ़नी चाहिए। उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, जैसे क्या हो गया हमारा फ्लाई ऐश हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, फ्लाई ऐश हो गया, वॉल्केनिक ऐश हो गया, है ना, बस इतने ही है ना, इतने इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है पहले ये दोनों का लेना ना, फिर उसके बाद जितने भी बचेंगे पोजोनिक मटेरियल वो सब जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप वो हमारे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्ट्रेंथ हो गया, सॉरी सेटिंग टाइम। ठीक है, सेटिंग टाइम हो गया आपका, सेटिंग टाइम हो गया, और क्या साथ में सेटिंग टाइम हो गया, और जो हमारी हार्डनिंग है, ठीक है, हार्डनिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप बहुत सारी चीजें जैसे एडमिक्सचर वगैरह ये सब जो है आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पक्का ही बनेंगे। ठीक है, और लाइम बनेगा, कैल्शियम, बस यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, आप इसका आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या बोला हमारे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले आपको तीन चार चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है।
वो याद रखनी पड़ेगी क्या, कि जो सीमेंट के अंदर ना सबसे जो कम होता है वो क्या होता है हमारे पास Fe2O3 होता है। क्लियर हो गया। किसके लिए इंपार्ट किया जाता है, ये बेसिकली कलर के लिए इंपार्ट किया जाता है, ठीक है, कलर के लिए इंपार्ट किया जाता है। तो सबसे कम क्या होता है हमारे पास Fe2O3 होता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है बेसिकली वो क्या होता है Al2O3, ठीक है। किस लिए करते हैं हम यूज, जो हमारी थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम, सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, सेटिंग को जो भी है उसको हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया Fe2O3 हो गया, सेकंड क्या हो गया हमारे पास Al2O3 हो गया, थर्ड वन क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारे पास क्या है सिलिका है, सिलिका क्या हो गया SiO2। क्यों डाला जाता है बेसिकली, ये स्ट्रेंथ के लिए, ये चीज मैंने अभी क्लियर की है, ठीक है। और फिर फोर्थ में हम क्या डालते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा होता है हमारे पास, लाइम। अभी जो लाइम होता है बेसिकली ये किस लिए डाला जाता है, ये स्ट्रेंथ के लिए। ये जो सीमेंट है, इस सीमेंट का जो मेन बॉडी है, जो स्ट्रेंथ का बेस है वो क्या है, CaO है। तो हम क्या हो सकते हैं, इट इज ऑल्सो फॉर द स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सबसे पहले क्या बोला है, ऑर्डर फॉर द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, दैट इज Fe2O3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा Al2O3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, दैट इज द सिलिका SO2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, लाइम COMO आएगा। क्लियर हो गया। अभी जो फेरिक ऑक्साइड होता है बेसिकली, जो सॉरी Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, कितना परसेंटेज होता है, दैट इज द 2 से लेकर 3% तक हमारे पास क्या जाता है सीमेंट में, इसकी प्रेजेंटेंस रहती है। किसमें होता है, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में होता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है बेसिकली 2 से लेकर 3% तक ये होता है। सेकंड ऑफ ऑल अगर जो मैं बात करूं किसके, एल्यूमिनियम की बात करूं, तो वो कितना होगा, वो होता है 5 से लेकर 8% तक, ठीक है। जो सिलिका होता है वो रहता है हमारा 17 से लेकर 25% तक, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई, 25 है ना। और ये जो है सबसे ज्यादा होता है 60% के आसपास होता है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। इन्हें ऐसे मतलब समझना कि ये बिल्कुल फिक्स्ड है, रेंज में है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है हम लगा सकते हैं कि भाई कितना कितना रेशियो है, कितनी कितनी इनकी ये चीजें रहती है। समझ में आपको कि सीमेंट के अंदर क्या क्या रहेगा, Fe2O3 रहेगा, किस लिए होता है, कलर के लिए करते हैं, और थोड़ी बहुत जो हमारी कलर के लिए करते हैं सबसे पहले, और जो भी हमारी सेटिंग होती है उसको मैनेज करने के लिए करते हैं, ठीक है। जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम बेसिकली क्यों यूज होता है, तो हमारे को सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है, सिलिका भी स्ट्रेंथ के लिए, CaO भी हमारे स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आपको, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, आपसे यही पूछेंगे कि सबसे पहले तो यही बता दो भाई, जो भी हमारी सीमेंट के कॉम्पोजिशन है ना, सीमेंट के जितने भी हमारे कॉम्पोजिशन है उन सब के बारे में बता दो, उन सब का क्या क्या काम है, ठीक है, काम काम क्या है। तो वो सब जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो वो अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारा रोल है किसी भी सीमेंट का इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द एनर्जी स्ट्रेंथ, वो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और क्या हो सकता है, और बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि OPC है ना वर्सेज द पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, PPC सॉरी PPC, पोर्टलैंड सीमेंट तो नहीं ना, PPC की बात की जा रही है। तो ये दोनों क्या, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि CaO हो गया, ये सब हो गया, किसी को कम करने से या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ेगा उसके, जैसे मैंने अभी बताया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना, तो ये सब जो है ये कब कैसे कैसे मिलते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर 1 में ही आपको पता लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर पता लग गया ना आपको, क्या था, फेरिक ऑक्साइड सबसे कम होता है, एल्यूमिनियम फिर उसके बाद सिलिका, फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, द लाइम। लाइम कितना रहता है 60%, सबसे ज्यादा कितना रहता है, लाइम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत अगर जी व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट दैट हैज डिलीवर्ड प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज एंड हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10% ऑफ डिलीवर्ड प्राइस अज्यूमिंग द ओनरशिप पीरियड एज अ 5 पीरियड। क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, यानी जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द डेप्रिसिएशन वैल्यू, जहां पे जो डिलीवर्ड प्राइस है वो कितना दे रखा है, रुपीज 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, दैट इज द सॉरी जो डिलीवर्ड प्राइस है, इट इज अ डिलीवर्ड प्राइस। डिलीवर्ड प्राइस कितना दे रखा है, सी डिलीवर्ड प्राइस गिवन एज 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोलना है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10% है हमारी डिलीवर्ड प्राइस का। तो रेजिडुअल वैल्यू जो है दैट हैज बीन गिवन टू अस, दैट इज, इसको बोलते हैं हम सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू को बोलते हैं हम क्या, रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर हो गया। इतना सा छोटा सा पॉइंट है। जो रेजिडुअल वैल्यू है बेसिकली वो कितना है, दैट इज द 10% ऑफ 1 लाख, यानी कितना हुआ वो, रुपीज 10,000 रुपया कितना हो गया हमारे पास, दैट इज द सैल्वेज वैल्यू। क्लियर हो गया। अब और ओनरशिप पीरियड कितना दे रखा है, ओनरशिप पीरियड कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 6 ईयर्स। क्लियर हो गया। 6 ईयर्स में क्या दे रखा है, ओनरशिप पीरियड दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा ये होगा, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या बोल सकते हैं हम कि स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन रहती है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज जो भी हमारा डिलीवर्ड प्राइस रहेगा माइनस जो भी हमारी क्या रेजिडुअल वैल्यू रहेगी, डिवाइडेड बाय क्या रहेगी हमारे पास, कहां से, दैट इज द लाइफ इन ईयर। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा हमारे पास डिलीवर्ड प्राइस कितनी है, दैट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख से कितना करना है, 10,000 पे माइनस करना है, 10,000 पे माइनस करना है, और डिवाइडेड बाय लाइफ इन द लाइफ ऑफ द ओनरशिप की कितना पीरियड है, ओनरशिप पीरियड यहाँ पे कितना दे रखा है, दैट इज द 6 ईयर। क्लियर हो गया। 6 ईयर दे रखा है। तो 1 लाख से इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 पे आ जाएगा। डिवाइडेड बाय कितनी है हमारे पास, 6 है, तो 9/6 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 1.5। क्लियर हो गया इतना सा, है ना। तो ये सब यही है हमारे को इसी तरह से निकालना। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है आंसर में, क्या बोला यहाँ पे कि एनुअल प्राइस इतना है 10 लाख रुपए है, अज्यूमिंग द ओनरशिप पीरियड ऑफ 5 अच्छा 5 ईयर दे रखा है, सॉरी 5 ईयर दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है 5 ईयर दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा, 5 ईयर और कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18,000। ठीक है 18,000 विल बी द वैल्यू। तो यहाँ पे कितना 18,000 पर ईयर,
पर ईयर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 18,000 का यहाँ पे हमारे पास दे रखा है हमारे को ऑप्शन में कि हर साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी, 18,000 रुपए क्या होगी डेप्रिसिएशन होगी, लाइक 6 ईयर नहीं था 5 ईयर था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि किस तरह से आया हमारे पास राइट आंसर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारी एस्टिमेशन वैल्यू है, जो भी क्या है इक्विपमेंट की कॉस्ट है, वो कितनी है, 18,000 रुपए। तो अगर जो वो इक्विपमेंट की कॉस्ट, सॉरी 1 लाख रुपए इक्विपमेंट की कॉस्ट है ना, और 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी वो पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो 5 साल बाद है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी बचेगी, 10,000 रुपए बचेगी, है ना, 10,000 रुपए बचेगी। कैसे बचेगी, जैसे यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, मान लो पहले ईयर में कितनी है, मान लो पहला ईयर नहीं, 0 ईयर है, 0 ईयर में है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब पहले ईयर में कितनी होगी उसकी डेप्रिसिएशन, 18,000 रुपए हो रही है, माइनस 18,000। तो माइनस 18,000 हो रही है 1 लाख से, तो कितनी आएगी हमारे पास, 82 आएगी, 82,000 आ जाएगी। दूसरे साल में कितनी हो जाएगी, दैट इज द 64, ठीक है, 64 हो जाएगी। तीसरे साल में कितनी हो जाएगी, 66, सॉरी 46 हो जाएगी, है ना। और फोर्थ में क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज द 28। और फिर फिफ्थ साल में कितनी हो जाएगी, इसके 18 करो, दैट इज द 10। तो 10,000 क्या है, 10 ये सारा 1000 में है ना, 10,000 1000। तो 5 साल बाद जो इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू रहेगी वो कितनी, एनुअल डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 18,000 है, तो 5 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, 10,000 रुपए। यानी इक्विपमेंट की कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए थी तो 5 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, दैट इज ओनली 10,000 रुपीज। क्लियर हो गया, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू नहीं 10,000। और ये पता लगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है। क्लियर हो गया। तो ऐसी बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो कौन सा हो गया, फ्यूचर में आपको कौन कौन से मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो सिंगल लाइन मेथड है, यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल लाइन मेथड जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया हमारे पास दैट इज द आपके पास होता है राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड। राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड बोल लो, या फिर क्या बोल लो, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जो आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ने चाहिए साथ में। एक तो सिंगल लाइन मेथड हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक तो सिंकिंग फंड मेथड हो गया, सिंकिंग फंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है ना। और कौन सा है हमारे पास, फोर्थ क्या है हमारे पास, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। ये सारे मेथड जो है आपको पढ़ने चाहिए। क्लियर हो गया। दो पांचवा कौन सा होता है, एसवाईडी, एसवाईडी मतलब सम ऑफ द ईयर मेथड। तो सम ऑफ द ईयर मेथड भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। तो कौन कौन से हो गए, सिंगल लाइन मेथड हो गया, जो कि हम क्या बोलते हैं, फॉर द सेम एवरी ईयर, जो हर साल के लिए रहता है, सेम रहता है एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या, डिक्लाइनिंग मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, डिक्लाइनिंग मेथड। बेसिकली डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है, बेसिकली जो भी पहले साल में हमारा ज्यादा रहता है उसके बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। सिंकिंग फंड कौन सा हो गया, हमारा इंटरेस्ट पर जो हमारा ईयरली होता है वो होता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, जो भी हमारा यूजेज है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्या, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स जो है बेसिकली मेथड, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा रेयर होता है और वो ईयरली डेप्रिसिएशन होती है उसमें ज्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि फ्यूचर में मेंस में आपसे शायद पूछ सकता है, ठीक है, शायद है, ये प्रेडिक्शन एक तरह की, क्योंकि देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो जरूरी हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक तो ये पढ़ना चाहिए कौन कौन से मेथड होते हैं, दूसरा क्या पढ़ना चाहिए, जो भी आपका क्या है, मतलब ये सारे मेथड जो है ना, इससे हम यही निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे सारे मेथड है ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18,000 हर साल जो है, एज्यूमिंग द ओनरशिप पीरियड इज दिस, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगी हमारे पास, 18,000 रुपए होगी, ठीक है। 84 क्या बोल रहा है हमारे पास, कि जो हमारे पास शुगर है, ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे पास कि जो शुगर है, अगर हमने किसी सीमेंट मोटार में शुगर को ऐड कर दिया तो बेसिकली उसे होगा क्या। देखो आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं बोला था आप खुद पढ़ लेना, पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम बात करते हैं क्या, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि जो सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है, अब इस सीमेंट का क्या होता है, सेटिंग टाइम होता है। अब वो सेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी सीमेंट ना पानी के साथ मिलता है, पानी के साथ क्या आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब भी सीमेंट ना पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या करने लग जाता है, वो हार्ड होने लग जाता है, हार्ड होने लग जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सीमेंट जब पानी के साथ मिलता है तो क्या करता है, वो हार्ड होने लग जाता है, ठीक है। और दो तरह के सेटिंग टाइम होते हैं, एक तो होता है हमारा क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम, और एक होता है हमारा क्या, फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब सीमेंट जो है वर्केबल है ना, तो उस पॉइंट पे हार्ड होना शुरू हो जाएगा। जब सीमेंट क्या है, वर्केबल है, तभी वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में ही हार्ड होना शुरू हो जाता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, जब सीमेंट जो है वो कंप्लीटली सेट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या, फाइनल सेटिंग टाइम। दो चीजें समझ में आई, ठीक है। अब थर्ड ऑफ ऑल क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शुगर क्या है, एक तरह का, इट इज अ रिटार्डर। अब ये क्या करता है, जब हम रिटार्डर की बात करते हैं, जो भी हमारी पार्टिकल होते हैं ना सीमेंट के, उसके आउटर मोस्ट लेयर पे, उसके बाहर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है। क्या करता है वो, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है, क्लियर हो गया। क्या करता है, हमारा जो भी शुगर है वो एक तरह का रिटार्डर होता है, जो भी हमारे सीमेंट के पार्टिकल है वो उसकी बाहरली साइड को क्या लगा देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है। क्लियर हो गया। जिससे होता क्या है, जो भी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन है ना, हाइड्रेशन रिएक्शन है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, बिकेम स्लो। क्लियर हो गया। तो हमारा सेटिंग टाइम क्या हो गया, जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना टाइम लगेगा उसी को ही हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज द, जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे, मतलब जितना भी ज्यादा टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डिलेड बोलेंगे। हम बोलेंगे क्या उसे, वो है डिलेड सेटिंग टाइम। क्लियर हो गया, डिले सेटिंग टाइम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, शुगर के डालने की वजह से जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन है वो बेसिकली क्या हो रही है, बहुत ज्यादा रिटार्ड हो रही है, यानी मतलब जो हमारे को टाइम लगना था उस टाइम से कई ज्यादा टाइम जो है हमारे को लग रहा है। क्लियर हो गया। उस टाइम से कई ज्यादा टाइम हमको लग रहा है, कब, जब हम शुगर को डालते हैं। तो शुगर क्या करता है, स्टार्टिंग में हमको डिले सेटिंग टाइम जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया, इतना छोटा सा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट फॉल क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास शुगर की बात होगी यहाँ पे, हाइड्रेशन रिएक्शन करने के बाद उसको स्लो कर देता है। सेकंड फॉल क्या है, जो हमारी अर्ली स्ट्रेंथ होती है ना, जो हमारी क्या, जैसे हमारी अर्ली स्ट्रेंथ है, अर्ली स्ट्रेंथ,
अब क्या हो गया, जो भी हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, क्या यहाँ पे जो भी हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस है वो क्या होगी, स्लो होगी। अब हाइड्रेशन प्रोसेस की स्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी अर्ली स्टेज में स्ट्रेंथ आती थी अब वो क्या होगी, वो धीरे धीरे डेवलप होगी। तो क्या बोल सकते हैं, स्लो डेवलपमेंट विल बी देयर फॉर द स्ट्रेंथ के लिए, स्लो डेवलपमेंट विल बी देयर, यानी जो हमारी अर्ली स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो डिलेड हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी, हो जाएगी। क्लियर हो गया, क्या क्या हो रहा है हमारे को शुगर से ऐड होने से, अर्ली स्ट्रेंथ लेट मिलेगी, हाइड्रेशन रिएक्शन स्लो होने की वजह से क्या है, सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा हमारा, स्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया, सेटिंग टाइम के बारे में बता दिया, जैसे पानी को रिएक्ट करता है सीमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइम बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है कि शुगर एडिड हुआ सीमेंट मोटार, तो क्या करेगा, एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, काट दो, डिलेट द सेटिंग टाइम, यस, डिस्ट्रॉय द अर्ली स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया, इतना एक ही आंसर फाइंड आउट करना होता है ना, बाकी आंसर अगर सही भी हो तो एक ही को हमको करेक्ट करना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, डिले द सेटिंग टाइम एंड डिस्ट्रॉय द अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, और क्या है, एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम एंड इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ, काट दो, डिलेट द सेटिंग टाइम एंड इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ, काट दो। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आप क्या करते हो, चाय बनाते हो, अब अगर आपने चाय बनाई है और चाय में आपने क्या कर दिया, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो आपको क्या पता है कि जो हमारी चाय है वो थोड़ी सी क्या लेट बनेगी, है ना। तो यही क्या है, एक तरह का ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी चाय होगी बेसिकली वो गर्म होने में क्या लगाएगी, टाइम लगाएगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैसे एक एग्जांपल है, ऐसे समझना कि यही है। ठीक है, तो शुगर यहाँ पे तो शुगर की बात की जा रही, तो एक तरह का आइस क्या रिटार्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वैसे जो शुगर है वो भी क्या करता है, एक तरह का रिटार्डर का एक्ट करता है। क्लियर हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछे कोई आपसे, अगर आप शुगर को ना बहुत ही कम क्वांटिटी में यानी 0.05% से भी कम अगर डालते हो ना, तो वो क्या कहता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कि एक्सेलेरेटर क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है, प्लास्टिसाइडर क्या होता है, सुपर प्लास्टिसाइडर क्या होता है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने होने चाहिए। ठीक है, इनके जो भी कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से होते हैं, इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, जो भी हमारे प्लास्टिसाइडर होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्या प्लास्टिसाइजर होते हैं। क्लियर हो गया, जो भी हमारे एक्सीलेटर्स होते हैं, जो भी हमारे रिटार्डर्स होते हैं, और क्या हो सकते हैं, हमारे सुपर प्लास्टिसाइडर होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइडर। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपको पढ़े होने चाहिए, पता होना चाहिए आपको इनके बारे में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो हमारे सेटिंग टाइम को डिले करते हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कैसे होते हैं वो, तो अगर जो हमें डिले करना हो सेटिंग टाइम को, तो क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके नुकसान क्या होते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, अगर जो हमें हाइड्रेशन रेट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, अगर जो मुझे वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है तो इंप्रूविंग द वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, जो भी आपको सीमेंट में, बस ये क्या है, बहुत ही छोटे से पॉइंट है, आप इनको ध्यान में रख सकते हो, और छोटे मोटे क्या है, इससे क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, बाकी आपको तो पता ही है जितने भी है ये सब इंपॉर्टेंट हो गए पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि which one of the following is not important है, the correct characteristics of an idle mortar। तो कौन सा होगा, डेवलप द गुड एडिशन विद द बिल्डिंग यूनिट्स सच एज ब्रिक्स या फिर स्टोन्स। तो बेसिकली क्या है, जो मोटार का मेन काम क्या होता है, बेसिकली यही होता है कि जो ब्रिक्स होती है या फिर स्टोन होते हैं उन ब्लॉक को आसानी से जोड़ना। तो ये तो गलत हो गया, ये हमारा क्या है, सही है। आइडल मोटार के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो ब्लॉक्स है, ब्रिक्स है, स्टोन्स है, उन सबके साथ एक अच्छा सा क्या बनाए, वो बॉन्ड बनाए, ताकि जो है वहां पे क्या रहे, हमारा जो भी मोटार है वो अच्छा एडिशन होगा उसमें, तो वो एक तरह का क्या, इट इज एन आइडल कैरेक्टर। तो हम नहीं बोल सकते कि भाई ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, विच स्टैंड द स्ट्रेस डेवलपमेंट। अब जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होते हैं। अब जो ये श्रिंकेज है या फिर जो हमारा विंड है, जो हमारा लोड है, जो जिस भी वजह से आ रहा है, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे मोटार के लिए। जो भी हमारा सीमेंट मोटार हो गया, चाहे हमारा लाइम मोटार हो गया, उन दोनों के लिए क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि क्या है, आइडल कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि वो सारे के सारे जितने भी स्ट्रेसेस है उन सबको अगर जो वो नहीं तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। अगर जो आप बोल रहे कोई भी मोटार अगर वीक रह जाएगा तो वो क्या है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो जितने भी हमारे स्ट्रेसेस है उन सबको अगर जो वो विथस्टैंड कर लेता है तो एक आइडल कैरेक्टर ऑफ द आइडल मोटार होगा। क्लियर हो गया, सेकंड ऑफ ऑल। तीसरा क्या है कि ऑफर द लेस रेजिस्टेंस टू द वाटर पेनिट्रेशन। बिल्कुल गलत है ये, क्यों, जो भी हमारा पानी है, पानी जो है आसानी से अगर जो अंदर चला जाए तो ये क्या है, ये तो गलत फीचर है। ये बोला ना कि लेस रेजिस्टेंस टू द वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मोटार में उसमें पानी अंदर चला जा रहा है। अब अगर जो अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, हमारी डैम्पनेस आएगी, हमारी वॉल जो है बेसिकली वो वीक रहेगी, उसमें फंगी होगा, एल्गी का ग्रोथ हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए क्या है, गलत है। तो ये कोई भी हमारा क्या, इट इज नॉट एन आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल मोटार। तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमसे पूछा गया था। हम क्या बोल सकते हैं कि राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑफर द लेस रेजिस्टेंस टू द वाटर पेनिट्रेशन, जो है बेसिकली ये रॉन्ग आंसर है फॉर द आइडल कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया। ड्यूरेबिलिटी तो होना ही चाहिए, है ना। अगर जो ड्यूरेबिलिटी मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो पावर चाहिए ना। तो अगर जो रेन आ गई, अगर जो हमारी हीट हो गई, है ना, हीट आ गई या फिर कोई कोल्ड हो गया, तो इन सब जो कंडीशन है इन सब में वो विथस्टैंड करना चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी भी होना चाहिए, विथस्टैंड द स्ट्रेस डेवलप, जितने भी हमारे स्ट्रेस डेवलप है, और जितने भी हमारे नहीं तो अदरवाइज क्रैक्स आ जाएंगे। एडिशन है किसी भी जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर स्टोन्स हो गए, उन सबके साथ अच्छे से चिपक जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑफर द लेस रेजिस्टेंस टू द वाटर पेनिट्रेशन। क्लियर हो गया। तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड मोटार जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो गया, जो भी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब आ सकता है, इसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे मोटार पे, टेस्ट ऑन अ मोटार, ठीक है, एडिशन, वाटर रिटेंशन, वो सब जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ वन क्या हो गया, जो भी हमारा सीमेंट मोटार है वर्सेस द लाइम मोटार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या चेंज करने पे क्या चेंज होता है, वो सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपके लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको फ्यूचर में पढ़ना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको मैं मिटा देता हूं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
89 तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि हाँ, सुर्खी को ऐड करने से लाइम मोटार में क्या फर्क पड़ता है ताकि वो फर्निशिंग हो, तो क्या होता है अगर सुर्खी, अगर देखो सबसे पहली बात ना ये देखते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं। सुर्खी को ऐड करने से बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर जब मैं बोल रहा हूँ कि सुर्खी अगर जब मैं लाइम मोटार में डालूंगा ना, तो उसमें होगा क्या, जो हमारी सुर्खी होती है, बेसिकली पता होना चाहिए सुर्खी क्या होती है। जो भी सुर्खी होती है ना, वो एक तरह की क्या होती है, ये ना बहुत ही फाइन पाउडर होता है, जो कि किससे बनता है, हमारी जो भी बर्न क्ले होती है ना, बर्न, हमारी बर्न जो क्ले होती है, ठीक है, BURNT, जो हमारी क्या होती है, बर्न क्ले होती है ना, उसी से हमारा क्या बनता है, एक तरह का फाइन पाउडर होता है जो कि बर्न क्ले से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी कच्ची ईंटें होती है ना, अब इन कच्ची ईंटों को जलाकर बनते हैं ये बर्न क्ले में से, जो भी हमारी कच्ची ईंटें होगी, ठीक है, कच्ची ईंटें। अभी कच्ची ईंटों से क्या बनता है हमारा, बेसिकली सुर्खी बनती है। क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है कि इसका यूज कहां किया जाता है, अब इसका यूज किया जाता है लाइम मोटार में, लाइम मोटार में। ठीक है, लाइम मोटार में किसकी रिप्लेसमेंट में होता है, ये हमारी सैंड को रिप्लेस करके, सैंड को क्या किया जाता है, को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस करके क्या डालते हैं हम, सुर्खी डालते हैं। सुर्खी क्या एक तरह की, इट इज एन एडमिक्सचर, एडमिक्सचर है। क्लियर हो गया। तो सुर्खी एक तरह की एडमिक्सचर के रूप में हम कहां डालते हैं, लाइम मोटार में डालते हैं। अब इसको डालने से होगा क्या, जो भी हमारी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज है ना, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगी कब, जब हम सुर्खी को ऐड करेंगे। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, सुर्खी को ऐड करने का फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करती है सुर्खी को ऐड करने से। फाइन है, फाइन ये चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपको बाद में फ्यूचर में भी आ सकता है काम कि फाइन एग्रीगेट्स को डालने से क्या होगा, फाइन एग्रीगेट को डालने से क्या होगा, और कोर्स एग्रीगेट्स को डालने से क्या हो सकता है। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वो स्ट्रेंथ इंपार्ट करती है, कैसे इंपार्ट करती है, वो सब जो है आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये क्या इंप्रूव करती है, हमारी जितनी भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या करती है, ये इंप्रूव करती है। थर्ड ऑफ ऑल, थर्ड फायदा क्या है इसका, जो भी हमारी सेटिंग है उसको इंक्रीज करती है, यानी हेल्प्स इन फास्टर द सेटिंग, फास्टर सेटिंग। क्लियर हो गया। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब हमारा जो लॉन्ग टर्म रन है, लॉन्ग टर्म रन है या फिर लॉन्ग टर्म जो भी उसकी स्टेबिलिटी है, बेसिकली वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड ऑफ ऑल, फिफ्थ फायदा क्या है, देखो चीप मटेरियल है, जो सुर्खी है वो बर्न क्ले से बनती है बेसिकली, तो एस्थेटिकली बर्न क्ले भी क्या हो जाती है, जो हमारी कच्ची ईंटें है वो एस्थेटिकली भी इतनी अच्छी नहीं लगती है और उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, लेकिन जो हमारी उसकी सुर्खी है वो एक तरह का क्या है, एक तरह का इकोनॉमिक वे है, इट इज एन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमी जो है इसमें मेंटेन होती है, क्यों, क्योंकि ये चीप मटेरियल होता है, इट इज अ चीप मटेरियल। ठीक है, तो हमारा जो रिड्यूस है, वो हमारा जो पैसा है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी रिड्यूस इन कॉस्ट। तो ये सब फायदे किसको, सुर्खी को ऐड करने से। ठीक है, अब देखते हैं आंसर, क्वेश्चन इसका आंसर क्या पूछ रहा था वो, कि सुर्खी को ऐड करने से लाइम मोटार में, तो उससे होगा क्या, उससे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। यस, बिल्कुल सही। एडहेसिव प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, कोहेजन, ये सब क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। तो क्या बोल सकते हैं कि सुर्खी को ऐड करने से हमारे पास क्या मिलेगी, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। अब जितने भी मैंने 2-3 बार बता दिया आपको, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो भी हमारे फ्यूचर में पूछ सकता है, जितने भी हमारे पोजोलॉनिक मटेरियल है, जो भी हमारे क्या है, पोजोलॉनिक मटेरियल है, वो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे क्या है, दैट इज द पोजोलॉनिक जो हमारे मटेरियल है वो आपको अच्छे से पढ़ने। क्लियर हो गया। जैसे फ्लाई ऐश हो गई, सुर्खी हो गई, है ना, राइस हस्क हो गया, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसमें आते हैं, हमारे पोजोलॉनिक मटेरियल में आते हैं। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, आपको मैंने बता दिया लाइन के बारे में, तो जितने भी टाइप्स ऑफ लाइन है वो आपको पता लगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड ऑफ ऑल क्या हो गया, जितने भी हमारे मोटार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मोटार के इंग्रेडिएंट्स, अभी इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, लाइम प्लस सैंड, लाइम प्लस सुर्खी, सीमेंट प्लस सैंड, तो ये सब जो है आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरा क्या बोला मैंने, हाइड्रोलिक वर्सेस द हाइड्रोलिक लाइम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्यूचर में आपसे इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही सकता है, जब इतना उसने पूछ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 87th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a power plant has a stack with a diameter of a 2 meter and emits the gases with a stack exit velocity of a 15 meter per second and a heat emission rate is this, the wind speed is this, the stability is neutral if the stack has a geometric height of a 40 meter, which is what is the effective stack height nearly, if neutral important है, if the stack has a geometric height of a 40 meter, यानी उसकी जो फिजिकल हाइट है वो कितनी है, that is given as to us, that is the 40 मीटर। क्लियर हो गया। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव स्टैक हाइट, जो हमारी इफेक्टिव स्टैक हाइट होती है दैट इज इक्वल टू जो भी हमारी फिजिकल हाइट होगी यानी 40 प्लस जो भी हमारा प्लूम का राइज होगा, उसको बोलते हैं, प्लूम की राइज की हाइट को क्या बोलते हैं, बेसिकली डेल्टा एच बोलते हैं। तो यही फाइंड आउट करने को बोला हमको कि बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में क्या बोला है ना, कि एक पावर प्लांट है आपको गिवन है, उस पावर प्लांट की जो भी हमारी चिमनी रहती है, उस चिमनी से क्या हो रहा है, चिमनी का डायमीटर दे दिया हमको, डायमीटर कितना है, दैट इज द डाया इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, अब उस वो जो चिमनी है उससे क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही है, और गैसेस की स्पीड कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड, यानी गैसेस की स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 15 मीटर पर सेकंड हैज बीन गिवन। ठीक है, तो उसमें से जो गैसेस निकल रही है उसकी इतनी स्पीड है, और स्टैक से जो हमारी एनर्जी इमिट हो रही है वो कितनी है, दैट इज द 4900 kg है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 49 यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैक ये होगी। ठीक है, और क्या बोला यहाँ पे कि जो हमारी इमिशन रेट है, यानी जो हीट रिलीज है फ्रॉम द स्टैक, वो कितनी दे रखी है हमको, इट इज बीन गिवन एज 4900 kg, किलो जूल पर सेकंड, ये है ना, किलो जूल। और जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है हमारे पास, विंड द स्पीड
इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, है ना, 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड। स्टेबिलिटी क्या है हमारी, न्यूट्रल है, और ये हाइट मैंने बता दी, और इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि किसी भी चिमनी से निकलने वाला क्या है, किसी चिमनी का डाया कितना है 2 मीटर है, और चिमनी से जो भी डाया है उस डाया की जो गैसेस निकल रही है उसकी कितनी स्पीड है, दैट इज दिस, एग्जिट वेलोसिटी जो है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। विंड की स्पीड कितनी है 5 मीटर सेकंड है, और हीट रिलीज फ्रॉम द स्टैक इज दिस। क्लियर हो गया इतना। और हमको क्या निकालना, इफेक्टिव स्टैक हाइट निकालनी है, ठीक है, इतना पता लग गया। अच्छा, ये जो इफेक्टिव स्टैक हाइट है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो भी गैसेस होती है ना स्टैक से निकलती है, ठीक है। मान लो कि हमारी क्या है चिमनी, अब इस चिमनी से क्या कर रहा है, हमारी गैसेस जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। अभी गैसेस क्या बाहर निकल रही है, अब वो ना सीधा ना ऊपर नहीं जाती है, बल्कि वो क्या करती है, उनमें से थोड़ी सी ऊपर उठती है, वो उठने की जो कैपेसिटी होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारी उठने की कैपेसिटी होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूम राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्लूम राइज। क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस हाइट होती है ना वो बेसिकली क्या एक तरह की, जब भी हमारी गैसेस बाहर निकलती है ना तो वो जब वो ना सारी की सारी ऊपर नहीं निकलती, उसमें ना थोड़ी सी उठने की कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, हम प्लूम राइज बोलते हैं। समझ में आया आपको जो मैंने बोला कि प्लूम राइज क्या हो गया आपको। तो गिवन क्या है, 40 मीटर गिवन है, विंड स्पीड कितनी है 5 मीटर है, और हमारे पास डाया कितना है, दैट इज 2 मीटर, और हमारी स्पीड कितनी है, वो कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी हमारे गिवन है 15 मीटर पर सेकंड है, और हमारी स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी इज गिवन एज द न्यूट्रल, स्टेबिलिटी इज गिवन एज द न्यूट्रल, ठीक है। समझ आया पूरा कि जो हमारा इफेक्टिव स्लैक हाइट होती है वो क्या होती है, जब भी हमारी कोई गैसेस किसी भी स्लैक से बाहर निकलती है ना तो वो सीधा ऊपर नहीं जाती, लेकिन जब अगर मतलब ऊपर जाने की जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूम हाइट बोलते हैं। कब, जब हम बात की बात करें, ठीक है, जब बाहर निकल चुकी है गैसेस। तो ये क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस हाइट, यानी जो उसका एक तो पहले ये वाली हाइट उसने कवर की प्लस वो वाली हाइट जो कि वो ऊपर जाने की कैपेसिटी रखती है। क्लियर हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूम राइज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना प्लूम राइज, जैसे यहाँ से बाहर निकले तो मान लो ये चिमनी है, तो चिमनी से जितनी बाहर निकले वो सब प्लूम राइज है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, बहुत हॉट पॉट हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ पता लगा, स्टेबिलिटी न्यूट्रल वगैरह जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मुला क्या यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मुला क्या होगा, यहाँ पे रिक्स फॉर्मुला यूज होगा बेसिकली, फॉर्मुला, ठीक है। रिक्स फॉर्मुला किसके लिए, फॉर द न्यूट्रल कंडीशन के लिए, किसके लिए, फॉर द न्यूट्रल कंडीशन के लिए जो रिक्स फॉर्मुला है वो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा हीट इमिशन हुआ है, प्लूम की हाइट बोल रहे हैं ना, जो भी प्लूम की राइज है, प्लूम राइज को क्या है, जितना भी हमारा हीट का इमिशन हुआ है डिवाइडेड बाय जो हमारी विंड की स्पीड है, यानी यू जो है, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा डायमीटर है ऑफ द चिमनी, वही क्या बेसिकली हमारी होल रेज टू द पावर 1/3 जो है, दैट इज इक्वल्स टू द, एक तो हमारे को क्या बोला रिक्स कंडीशन की ये सब वैल्यू दे रखी है फॉर द प्लूम राइज के लिए, किसके लिए, प्लूम राइज के लिए, प्लूम राइज के लिए। और हमको यही फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साथ में क्या लिखो इसके, मल्टीप्लाई बाय 1.6। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। रिक्स फॉर्मुला ये है फॉर द नेचुरल कंडीशन के लिए, प्लूम राइज के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो हीट इमिशन कितनी हो रही है हमारी 4900 किलो जूल होगी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 49 इंटू किलो जूल को, किलो क्या कर सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। तो 10⁻³ को किलो जूल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10⁻⁵, ठीक है। इसको लिख दिया जूल पर सेकंड हो गया। यू कितना दे रखा है आपको, दैट इज 5, डाया कितना है हमारे पास, दैट इज 2, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना हो जाएगा 49 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और साथ में क्या है 1/3, साथ में है 1/3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 49 इंटू 10⁻⁴ का होल पावर 1/3। कितनी आ रही है वैल्यू, अराउंड हमारी कितनी आ रही है, ये 78 बोल सकते हैं इसको। तो 78 क्या है हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हमको क्या पता है कि 78 मल्टीप्लाई बाय 1.6 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 1.6 विल बी इक्वल टू 124.8, यानी 124 जो है हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज द मीटर। क्या आ रही है ये, हमारे जितना भी हमारा प्लूम राइज किया हुआ है उसकी हाइट हमको दे दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इफेक्टिव स्लैक हाइट फाइंड आउट करनी है, 40 प्लस में क्या करना है हमको 124.8 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा हमारी प्लूम की राइज बेसिकली, नहीं सॉरी क्या बोला हमको, इफेक्टिव स्टैक हाइट फाइंड आउट करनी है ना, क्या बोला यहाँ पे देखते हैं पहले। तो हमारा क्या आ रहा है बेसिकली 60 100 40 80, तो ये तो हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। 40 60 80 क्या गलत रहेगा इसमें, हाँ रिक्स फॉर्मुला है, ये थ्योरेटिकल फॉर्मुला है, ठीक है, ये भी ठीक है। हीट इमिशन दिस, तो हमारी कितनी आ रही है, दैट इज द इफेक्टिव हमारी जो स्लैक हाइट है वो कितनी आ रही है 164.8 समथिंग आ रही है, ठीक है। पर अच्छा ये जो हमारा प्लूम राइज है ना बेसिकली, अगर जब हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाले किसकी, हम अगर थ्योरेटिकल निकाले विद द हेल्प ऑफ अ रिक्स फॉर्मुला ना, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो हमारी प्लूम की राइज है थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। जो हम अगर या तो फिर यूपीएससी ने ये किया होगा कि वो आपसे चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली भी अगर आपको पता हो ये चीजें, ठीक है। तो दो तरीके के आते हैं हमारे रिक्स फॉर्मुले से ना, कि एक तो आते हैं देखो थ्योरेटिकल वैल्यू जो भी आपने निकाली 164 जो भी आपने वैल्यू निकाली, पर जो प्रैक्टिकल वे है ना, उस प्रैक्टिकल जो हमारी जो हमारे प्रैक्टिकल है ना, इस प्रैक्टिकल में ना जो प्रैक्टिकल प्लूम है बेसिकली, प्रैक्टिकल प्लूम है। अब इस प्रैक्टिकल प्लूम राइज जो होता है बेसिकली वो होता है अराउंड 30 से लेकर 40 मीटर एवरेज, इतना होता है राइज, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा हाई है ना, ये तो मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपके पेपर में आई है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर जब मैं प्लूम की राइज देखूं तो वो अराउंड 30 से लेकर 40 मीटर तक क्या रहती है, उसकी प्लूम की हाइट रहती है, डेल्टा एच की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद अगर यूपीएससी ने ये बोला होगा कि देखो आपकी वैल्यू इतनी हाई आ रही है, प्रैक्टिकली आप क्या बोल सकते हो, यानी प्रैक्टिकली ऐसे बोलो क्या, इंपेरिकली आप क्या मान सकते हो, क्या अज्यूम कर सकते हो, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो भी आपने वैल्यू निकाली है वो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो भी हमारे पास चिमनी की स्लैक की हाइट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ,
ठीक है। अब मान लो जो हमारी स्लैग की हाइट है, ठीक है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लैग की हाइट अगर 40 है और यहाँ पे 40 मान लो, यहाँ पे 40 मान लो, क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है, हमारी सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, ये क्या नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर जो हमारी काम विंड्स है, क्लियर है, काम विंड्स के लिए अगर जो मैं बोलूँ, ठीक है, काम विंड्स होगी। तीसरा क्या होगा, अगर जो मान लो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, तो स्लैग हाइट तो हमारे पास क्या है, वो तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। जो हमारी प्लूम की राइज है, यानी जो हमारा प्लूम है आफ्टर द चिमनी के बाद जो निकलेगा, वो एवरेज कितना माना जाता है, पहले तो हमको 40 ही माना जाता है। जैसे 40 है तो 40 माना जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल, जब हमारे पास काम विंड होगी ना, मतलब विंड बहुत ज्यादा तेज नहीं, तो 60 से लेकर 100 मीटर तक क्या कर जाती है, प्लूम राइज हो जाती है, ठीक है। और जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड उसको अरे पर ले जाएगी, तो वो ऊपर नहीं राइज कर पाएगी, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अराउंड रहती है, अज्यूम किया जाता है ऐसा 10 से लेकर 20 मीटर। अब प्रैक्टिकल वैल्यूज है, इस पे आप मान सकते हो, क्लियर हो गया। तो इफेक्टिव क्या हो जाएगी हमारे पास, 40 40 कितना होता है, 80 मीटर होता है ना। ये कितना हो जाएगा, अगर जैसे करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले तो 100 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, दैट इज 140, यहाँ पे 140 आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास इफेक्टिव हाइट। किस किस कंडीशन में ये हमारे को दे रखा होता है, इट इज अ क्या, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, प्रैक्टिकल वैल्यूज जो है हमारे को दे रखी है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल वैल्यूज कहां से दे रखी है हमारे को जो वैल्यू है ना, बेसिकली मतलब ऐसे समझ लो ये हमारा टेबल है एक तरह का, ठीक है। इसमें आप बस एक अजम्पशन की तरह काम करते हो, जहां पे आपको क्या पता है कि जो नॉर्मल कंडीशन होगी उसमें देखो 80 इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगी, और जो हमारी विंड अगर जो काम है 40 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 60 से लेकर 100 तक जा सकती है, ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रेस आपको, इफेक्टिव हाइट आपको पता है इन दोनों का प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, जो भी हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस हाइट आ रही है ना, वो अराउंड हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। और जब आपको ऑप्शन में इस वैल्यू के आसपास कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है, आपको जैसे देखने को मिल रहा है, तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, 100 कौन सा राइट कर लिया होगा। जैसे उनकी वैल्यू है ना 161 की नहीं 164.8 आई है, तो ज्यादातर लोगों ने क्या कर दिया होगा, 100 को इसको राइट मान लिया होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब 100 जो है बेसिकली, अब मेरे को नहीं पता कि यूपीएससी ने कौन सा इसका सही आंसर दिया होगा, पर 100 जो है वो बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों, वो कब होता है, हमारा 100 की वैल्यू कब होगी, जब हमारी विंड जो है वो काम रहेगी 40 मीटर की स्लैक हाइट पे, विंड जो अगर जो काम रहेगी तो 60 से लेकर 100। अगर उन्होंने ये अज्यूम किया होगा विंड अगर काम है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है 100 जो है वो वैल्यू हमारी ओके है, क्लियर हो गया, हम उसको मान सकते हैं। लेकिन अगर जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, अगर जो उन्होंने अज्यूम किया नॉर्मल कंडीशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 80 विल बी द राइट आंसर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसमें आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना और आपको पता होना चाहिए प्लूम राइज के बारे में। अगर जब मैं होता ना, तो मैं इसका आंसर पता क्या देता, मैं इसका आंसर देता 80। क्यों देता है 80, मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा इसको मिटाना, सॉरी इसको नहीं मिटाना। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अच्छा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख लो, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जैसे कि मतलब जो हमारी प्लूम का राइज होता है ना, बेसिकली प्लूम का जो भी हमारा राइज होता है, वो राइज बहुत ज्यादा कब होगा, जब हमारी विंड की जो स्पीड है, विंड की जो हमारी क्या रहेगी स्पीड रहेगी, वो बहुत ज्यादा क्या रहेगी, लो रहेगी। तो विंड की स्पीड अगर जो लो होगी, तब हमारा क्या, विंड की स्पीड या तो बहुत ज्यादा लो होगी, पहले कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है, जब हमारा एग्जिट टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो, एग्जिट टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो प्लूम का राइज है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो भी हमारा इंडस्ट्रियल चिमनी होता है ना, उससे जो हमारा नॉर्मली प्लूम का राइज होता है डेल्टा एच, वो अराउंड कितना रहता है, 20 से लेकर 50 मीटर के आसपास रहता है, ठीक है। 20 से लेकर 50 के बीच में आसपास में होता है, किसके लिए, फॉर द इंडस्ट्रियल चिमनी के लिए। तो ये चीज मैंने बता दी। दूसरा, अब यहाँ पे हम विंड की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो विंड की स्पीड है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक मॉडरेट कंडीशन है ना, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, या हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या कि अगर जी विंड की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका जो प्लूम का राइज होता है वो कितना होता है, अराउंड हमारा 20, मतलब अराउंड आप 40 मान सकते हो ना, 40 मान सकते हो। तो आप अगर जो 40 मान के चलोगे, क्योंकि जो हमारी विंड की स्पीड है यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मॉडरेट विंड स्पीड है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, और एग्जिट टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, जैसे यहां पे लिखा है ना आपको, इतना अंडरस्टैंड हो गया। तो मैं क्या बोलता है, इसका राइट आंसर 80, इसका राइट आंसर मैं बोलता, ठीक है। अगर जो आपने 100 किया है, और अगर जो हमारा यूपीएससी भी यही बोलता है कि जो है आपने 100 इसको मार्क करना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि उसने जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा लो ले रखी है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे डिटेल फॉर्म में ये दे रखा है। आपको सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है कि जो भी हमारे, अच्छा ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंपॉर्टेंट टेबल जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा क्या रखना पड़ेगा, अगर जो हमारे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमारे को इंपेरिकल फॉर्मुला, जो हमारा स्टैंडर्ड इंपेरिकल फॉर्मुला किसका, रिक्स फॉर्मुले का, रिक्स मेथड का, तो वो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना। तो हमारे पास जो इफेक्टिव स्लैक हाइट आएगी वो कितनी आएगी, अगर मैं बोलूं 40 मीटर इसकी हाइट है, किसकी हाइट है, दैट इज द सॉरी एच जो है हमारे पास, दैट इज एच दे रखी है, स्लैक की हाइट कितनी है, और प्लूम की हाइट अगर मैं 40 मानता हूं, तो अराउंड मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 80 mm आ गई, 80 मीटर आ गई, सॉरी, ठीक है। तो इफेक्टिव स्लैक हाइट कितनी दूंगा मैं, 80 दूंगा। समझ में आपको, बस आप इतना सा अंदाजा लगाना कि जो इंडस्ट्रियल की चिमनी होती है वो अराउंड, अब यहाँ पे तो पता नहीं रखा कि वो इंडस्ट्री की है कि किसकी है, पर ये बोला गया है कि देखो यहाँ पे इतनी इतनी उसकी वो दे रखी है और न्यूट्रल कंडीशन है। क्लियर हो गया इतनी सी बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है बेसिकली वो हार्ड क्वेश्चन माने जाते हैं कि भाई देखो आपको इतना सब जो है वो पता भी होना चाहिए। अगर आपको इन्फो नोन नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, वहां पे फेल हो जाओगे, वहां पे मतलब वो चीज क्या है आपकी कम हो जाएगी, मार्क्स। समझ में आया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जितने भी हमारी स्टेबिलिटी है और साथ साथ में जो भी हमारे प्लूम का बिहेवियर रहता है, प्लूम का जो भी हमारा क्या रहता है बिहेवियर रहता है, वो आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। फर्स्ट मेंस में जो ऐसे क्वेश्चन अगर जो आएंगे, ठीक है, जो भी हमारे रियल लाइफ वैल्यूज होती है ना, रियल लाइफ वैल्यूज, ठीक है, रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इनको एक बार चेक करना जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। जितनी भी लोगों ने रिकमेंडेशन दी है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इन ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए बेसिकली मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सब जो है प्लूम से रिलेटेड है। अब आपको ये चीज आपको पता लगी कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर 80 मीटर हो सकता है। अगर फिर अजम्पशन कौन सी लेंगे कि जो हमारी विंड है, विंड की स्पीड जो है वो दैट इज द मॉडरेट। क्लियर हो गया। और जो हमारी एनर्जी जो हमारी एग्जिट वेलोसिटी है, सॉरी एग्जिट टेम्परेचर जो है वो भी क्या रहा है, बहुत ज्यादा हाई ना हो, ठीक है, हाई हो। क्लियर हो गया। तो ये दो चीजों में हमारा प्लूम का राइज जो है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर जो एग्जिट की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, कम है, तब हम उस केस में क्या बनेंगे, जो आंसर है दैट इज 80। अगर जो ज्यादा होगी, विंड की स्पीड बहुत ही लो होगी, तो उस केस में 100 मानेंगे। समझ में आपको ये दोनों पॉइंट जो भी मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये बोलना चाह रहा है कि द स्टील पंच कैन बी स्ट्रेस टू अ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 800 mn per meter square if the ultimate shear strength is this, the least diameter of the hole that can be punched through a steel plate of 14 mm thickness will be equals to। ठीक है, इन सबको मैं पहले मिटा देता हूँ फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है हमको कि एक स्टील का जो पंच है, पंच क्या होता है, एक तरह का ऐसा टूल होता है ना जो कि फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये क्या एक पेपर है। अब इस पेपर में आपको छेद करना होगा तो आप क्या करते हो, ऊपर से पेंसिल का फोर्स लगाते हो और इस ऊपर से कंप्रेस करते हो इसको, है ना, मतलब दबाते हो नीचे को। जैसे आप दबाते हो तो यहाँ से आपको बाहर निकलती हुई दिखती है क्या, पेंसिल दिखती है। तो ये रैंडम सा एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही सिमिलर क्या होता है, हमारी स्टील की प्लेट होती है। अब इस स्टील की प्लेट में अगर मुझे पंचिंग करना है यानी मुझे होल करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या बोला, एक तरह का ऐसा टूल होगा, ऐसा सिलेंडर टूल होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमारी स्टील प्लेट में होल करता है। समझ में आया ये पॉइंट हमारा जो भी है। अब क्या हो रहा है, जो भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी इसकी, कंप्रेसिव जो भी इसकी क्या होगी, कंप्रेसिव जो इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, या फिर कोई भी फोर्स होगी, जो भी इसकी फोर्स होगी, अगर वो फोर्स बराबर है प्लेट जो हमको क्या देता है, शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब जब भी हमारी कंप्रेसिव फोर्स जो है बेसिकली शेयर रेजिस्टेंस के, उस प्लेट के जो शेयर रेजिस्टेंस है जब उसके बराबर हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा होल जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतने से पॉइंट। तो ये केस में क्या है कि जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू शेयर रेजिस्टेंस, और जो फेलियर होगा वो किसकी वजह से होगा, शेयर फेलियर। क्लियर हो गया। जब शेयर फेलियर होगा तभी ये क्या होगी, हमारी प्लेट टूट जाएगी। क्लियर हो गया। अभी पूछा कि इसमें लीस्ट डायग्राम जो लीस्ट डायमीटर है वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक ये पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, जहां पे होल बनेगा कि जो भी हमारी कंप्रेसिव क्या होगी, जो भी हमारी कंप्रेसिव फोर्स होगी जब वो बराबर होगी किसके, हमारे शेयर रेजिस्टेंस के, शेयर रेजिस्टेंस के। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंप्रेसिव फोर्स फाइंड आउट करनी है किसकी, बाय अ पंच। तो जो कंप्रेसिव फोर्स है बाय द पंच वो क्या होगी, वो एक तरह का सिलेंडरिकल शेप है। पहले तो बात उसकी, वो सिलेंडरिकल शेप है। तो सिलेंडरिकल शेप है तो इसका हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, हमको फोर्स निकालना पड़ेगी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू द एरिया। अब स्ट्रेस क्या होगी, कंप्रेसिव होगी, स्ट्रेस इनटू द एरिया। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्या होगा, दैट इज द पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास डी स्क्वायर है, ठीक है। डी स्क्वायर कितना है हमारे पास, डी दिया हुआ कहां है, यहाँ पे ना, डी कितना दे रखा है। अच्छा, डी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एफसी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्रेसिव फोर्स, इट इज इक्वल टू द कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स होगी। सेकंड ऑफ ऑल क्या करना है, हम दोनों को इनको कंपेयर करना है ना किसके साथ, शेयरिंग रेजिस्टेंस फोर्स जो है किसकी, ऑफ अ प्लेट। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारा शेयर फेलियर होगा वो किसके, वो क्या होगा बेसिकली, वो होगा हमारा सर्कुलर पैरामीटर पे, सर्कुलर पैरामीटर में मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, मल्टीप्लाई बाय क्या, द थिकनेस किसकी, थिकनेस सरफेस की, थिकनेस है सरफेस की। क्लियर हो गया। इसमें मतलब शेयरिंग रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा, ऑफर्ड बाय अ प्लेट। तो ये हमारी क्या होगी, प्लेट होगी, इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, थिकनेस रहेगी। अब जो होल होगा बेसिकली क्या होगा, बिकॉज ऑफ द थिकनेस, जो हमारी थिकनेस है इसी के बीच में आ रहा होल होगा, और ऊपर से आने वाली जो भी कंप्रेसिव फोर्स है ड्यू टू द सर्कुलर पैरामीटर। तो जो इसका पैरामीटर होगा उसको अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, उसकी शेयरिंग रेजिस्टेंस के बराबर मिल जाएगी वैल्यू, क्योंकि इससे क्या होगा, होल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स ऑफ शेयरिंग होगा, मतलब शेयरिंग रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई बाय द शेयरिंग एरिया। शेयरिंग एरिया जिस पे भी हो रहा है, शेयरिंग एरिया मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या होगा, शेयरिंग एरिया साथ में क्या था, थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ सॉरी शेयरिंग एरिया। क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टाउ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, पैरामीटर क्या होगा इसका, पाई इंटू डी मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस। तो ये हो गया हमारी क्या, शेयरिंग फोर्स। तो इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो अगर इनको कंपेयर करना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वेटिंग द बोथ इक्वेशन, यानी बोथ फोर्सेस, इक्वेटिंग द बोथ फोर्सेस। यहां पे क्या लिखेंगे हम कि जो हमारा सिग्मा सी है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा डी का स्क्वायर है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारा, टाउ मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर बाय इनटू डी मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारा, थिकनेस था। ठीक है, ये डी सेम है, ठीक है, ये भी शॉर्ट वाला है। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे कि क्या कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है ना, डी स्क्वायर से क्या कट रहा है हमारा, डी कट रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमको फाइंड आउट क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डी ऐसे ही रहने दो, तो डी इसको यहाँ पे रख दिया, 4 ऊपर, सॉरी ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये वाला डी तो यहीं पे रहेगा ना, नहीं डी, अच्छा ये वाला डी इधर रहेगा, तो ये डी इधर आ गया तो 4 ऊपर चला गया और सिग्मा नीचे आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू टाउ इंटू द थिकनेस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सिग्मा सी आ गया। राइट, हमारे पास गिवन क्या है, सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है हमारे को गिवन है, दैट इज इक्वल टू 800 mn पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाउ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 है ना, और हमारे पास थिकनेस कितनी दे रखी है, थिकनेस कितनी है 14 mm है, 14 mm है। अब इसको हमने 14 mm को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 0.014 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज आपको बताइए, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 0.014 आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 800। क्लियर हो गया। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 4 इंटू 3 इंटू 12 इंटू क्या हो गया, 12 इंटू 0.014 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्या की वैल्यू 0.021, डी की वैल्यू आ गई 0.021, किस में आ गई थी हमारे पास, मीटर में आ गई थी, मीटर में आ गई थी। इसको कन्वर्ट करो किसमें, mm में, तो 21 mm विल बी द राइट आंसर। तो डायमीटर के बारे में आपको पता लग गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है, पंच की वैल्यू कितनी होगी हमारी, जो लीस्ट है दैट विल बी इक्वल टू 21 mm। क्लियर हो गया किस तरह से हमारे पास लीस्ट वैल्यू आएगी यहाँ से, है ना। 21 इज द लीस्ट। क्यों है 21 इज द लीस्ट, ये भी आपको पता लग गया क्यों, जब भी हम किसी पंच को वहां पे कहते हैं, देखो यही जो कंप्रेसिव फोर्स है बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम है। तो जब हमारी क्या होगी, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, एक सिलेंड्रिकल पंच ले रहे हैं और हम एक शीट में क्या कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं नीचे को। तो अगर हमारी कंप्रेसिव फोर्स मैक्सिमम है, यानी इससे ऊपर अगर जाने लगाई तो क्या होगा, पंच खुद में ही टूट जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम इसमें वैल्यू निकाल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जो पंच है ना बेसिकली उसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कितनी झेल सकता है, साथ में हमारी क्या है, जितनी शेयर स्ट्रेंथ, अगर शेयर रेजिस्टेंस से कम हुई हमारी कंप्रेसिव फोर्स तो यहाँ पे होल नहीं होगा। तो हमारा मैक्सिमम क्या हो गया, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से यानी हमारे सिग्मा सी नीचे है ना, तो जब हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम है ये, तो हमारा लीस्ट क्या होगा, डायमीटर लीस्ट होगा। ये चीज आप कहां से बता सकते हैं, इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो यू कैन से कि जो हमारा 21 mm है बेसिकली वो क्या है, लीस्ट है।
समझ में आया ना आपको पॉइंट जो भी मैंने बोला? समझ में आया आपको ये पॉइंट जो भी मैंने बोला? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? सिग्मा स्क्वायर है, ये है, फॉर्मूला निकाला हमने, किस तरह से फॉर्मूला निकाला, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यूपीएससी क्या पूछ सकता है हमारे से? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जितने भी हमारे क्या है कंस्ट्रक्शन से रिलेशन है, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से हो गए इंपॉर्टेंट आपके लिए? पहले तो आपको यही हो गया पंचिंग शेयर, क्लियर हो गया। और साथ में क्या करना है आपको? फैब्रिकेशन के बारे में पढ़ना है, फैब्रिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या हो सकती है? जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है ना, जो कि सोम में पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? जो भी हमारी आरसीसी स्लैब है, आरसीसी स्लैब है, अब उस आरसीसी स्लैब के लिए जो भी हमारा पंचिंग शेयर रहता है, पंचिंग शेयर रहता है, ठीक है। अब उनका कंपैरिजन जो है वो आपको पढ़ना है। फोर्थ वन क्या हो सकता है? इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर के लिए या फिर मेन के लिए डिटेल फॉर्म में करना है आपको, ठीक है। अब जैसे मेंस में क्वेश्चन आता है, तो मेंस में जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है? इसी तरह से लिखना है। पहले तो सबको बताना है कि गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा बताओ, फिर बोलना कि टू फाइंड, क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम, और फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको बतानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये बोला अज्यूमिंग दिस एंड दैट, क्यों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्यों हमारा लीस्ट आया, ये सब कुछ जो आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है इस तरह से कि जो सामने वाला वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाए, ठीक है। सेकंड 89 क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको, क्या है 89 क्वेश्चन, इसको मैं तब तक मिटाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को? एक बार है जो कि कितने mm स्क्वायर की है, दैट इज 25 mm स्क्वायर है, यानी हमारे को क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास? दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन टू अस, दैट इज द 2500 mm स्क्वायर, क्लियर हो गया इतना। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्शियल लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन, यानी जो लोड लग रहा है उस पर वो कितना है? लोड इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 150 किलो क्या लिखते हैं? 10⁻³ लिखते हैं, न्यूटन हो गया, ठीक है। और बोला द एक्सटेंशन ओवर अ गेज लेंथ ऑफ 100 mm इज 0.05 mm, तो यहाँ पे हमको एक्सटेंशन कितनी मिली है? एक्सटेंशन इज गिवन टू अस, एक्सटेंशन क्या है? दैट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या गिवन है? 0.05 mm है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है? इफ द डिक्रीज इन ईच साइड इज इतना, द वैल्यू ऑफ अ पॉइजन रेशियो विल बी इक्वल टू, हमको क्या बोला है? जो भी डिक्रीज साइज है, डिक्रीज इन ईच साइड, डिक्रीज इन ईच साइड जो है बेसिकली दैट हैज बीन गिवन टू अस, वो कितना देगा? 0.00625 mm, क्लियर हो गया, इतना बोला है। और बोला द वैल्यू ऑफ द, फाइंड आउट क्या करना है हमको? वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है हमको? द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है? दैट इज द लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्लियर हो गया, इतनी चीज तो आपको पता ही है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि इलॉन्गेशन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ कितनी है हमारे को? चेंज इन लेंथ जो एक्सटेंशन कितना है हमारे पास? 0.05 mm है, तो यहाँ पे 0.05 mm है, क्लियर हो गया। अब ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ मान लो हमने 100 मान ली, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं, हम मानेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेंथ दिस इज दिस, ठीक है। द वैल्यू इज दिस, तो हमने क्या बोला? जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी वो बेसिकली हमने 100 मानी, क्लियर हो गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0005 आ जाएगी। तो ये क्या होगी हमारे पास? ई एलोंगेशन होगी, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम पॉइजन रेशियो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले फाइंड आउट की, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे पॉइजन रेशियो में वैल्यू डाल के, ठीक है। डायरेक्टली हमको पता है कि पॉइजन रेशियो में हमें वैल्यू डालनी है, तो पॉइजन रेशियो क्या है? लेटरल अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसको यहाँ से पहले मिटा देते हैं, ठीक है। पॉइजन रेशियो डायरेक्टली निकल जाएगी इससे, तो पॉइजन रेशियो विल बी इक्वल्स टू कितना है हमारा? जो ई लेटरल है और ई हमारा कितना है? दैट इज द इलॉन्गेशन, क्लियर हो गया। इलॉन्गेशन कितना है? 0.0005 है ना। और ई लेटरल कितनी दे रखे हैं हमारे को? ई लेटरल इज गिवन टू अस, दैट इज डिक्रीज इन ईच साइड क्या है हमारे पास? दैट इज 0.0065, 0.00 कितना दे रखा है? 625 दे रखा है, क्लियर हो गया। 625 दे रखा है, तो 625 दे रखा है ऑन ईच साइड, क्या दे रखा है? 625 इज गिवन टू अस, दैट इज द ईच साइड। 625 लेटरल ये दे रखी है ना, लेटरल अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल 50 100, कितनी गिवन है वो हमारे को? 100 mm, है ना। हाँ लिखिए हमारे को द एक्सटेंशन ओवर अ गेज लेंथ लिखिए ना ऑफ 100 mm। सो हमारे पास 100 mm क्या होगा हमारे पास? जो हमारी ओरिजिनल लेंथ रहेगी, ओरिजिनल लेंथ रहेगी, उसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या रेफर कर रहा है? गेज लेंथ, गेज लेंथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया। एक्सटेंशन कितनी है? 0.05 mm एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारी गेज लेंथ ओवरऑल कितनी है? 100 mm है, 100 mm है, क्लियर हो गया। अगर जो मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, क्यों करना है? देखो पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमारे को दोनों फाइंड आउट करने हैं, लेटरल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, सही, ठीक है। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमारे किसके बराबर होगा? जो भी चेंज आया है, यानी जो भी एक्सटेंशन है डिवाइडेड बाय जो भी उसकी ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारे पास? दैट इज 100, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 0.0005, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक्सटेंशन आ गया, तो ई लॉन्गिट्यूडनल आया हमारे पास, क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ई लेटरल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे को क्या पता है? सबसे पहले तो जो हमारे पास ई लेटरल है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो जो ई लेटरल है बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे पहली बात तो हमने क्या अज्यूम किया इसको? क्या हमने रेक्टेंगल अज्यूम किया या फिर हम क्या इसको स्क्वायर अज्यूम कर रहे हैं? क्लियर हो गया, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर अज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला है जो साइड है दैट इज विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ द एरिया, है ना। और अंडर द रूट ऑफ द एरिया मतलब 2500 mm स्क्वायर, यही दे रखा है ना आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, अ बार ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस ये दे रखा है सब्जेक्टेड टू एन एक्शियल लोड दिस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर साइड का कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 50 mm, है ना। ये क्या हो जाएगा? 50 mm हो जाएगा इसका, अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा तो अगर ये 50 mm है और ईच साइड क्या बोली? ईच साइड इज डिक्रीज, ईच साइड इज डिक्रीज टू
कितनी डिक्रीज हुई है? 0.066 नहीं था, कुछ था, क्या था? 0.0625 0.00625 mm। क्लियर हो गया? ये चीज हमको दी रखी है, ये हमको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 0.062 mm। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो जो हमारी लेटरल स्ट्रेन होगी, हमारी जो क्या होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी, वो किसके बराबर होगी? जो भी हमारा डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितना हुआ? 0.00625 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या, ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारे पास, ओरिजिनल साइज कितनी थी 50 mm, तो 50 mm हो गया, mm से mm कट गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। क्या है इसका आंसर? 0.00625 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ गया हमारे पास? आ गया 0.0000125 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? लेटरल स्ट्रेन होगी। अब दोनों हमको पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? पॉइजंस रेशियो निकाल सकते हैं। तो पॉइजंस रेशियो क्या होता है? पॉइजंस रेशियो विल बी इक्वल्स टू ई लेटरल, यानी 0.0000125 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? ई लॉन्गिट्यूडनल। ई लॉन्गिट्यूडनल कितना है हमारे पास? ई लॉन्गिट्यूडनल हैज बीन गिवन टू अस, कितना था? 4। ओके, कितना हो गया? 0.005। ठीक है, 3 0 है ना, 0.5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइजन रेशियो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1/4 होगा, है ना? 1/4 होता है, ये 1/4 ही होगा इसका ना, एक बार निकाल लेते हैं। 5.5, ठीक है, 1/5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई जो होता है दैट इज द 125। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि 125 है, नहीं सॉरी 1/4 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। या फिर क्या लिख सकते हैं? 0.25। अगर जिसमें 0.25 में लिखा होता तो आपको पता लग जाता। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा क्या था, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं ना इसका, जब आप वहां पे करोगे, मेंस में करोगे, तो डायग्राम बनाना जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट में बनाओ आप इस तरह से। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास क्या लग रहा है? एक एक्शियल लोड लग रहा है ऊपर से, एक्शियल लोड लग रहा है। ठीक है, एक्शियल लोड लग रहा है, और यहाँ पे जो साइड है वो कितनी? 0.00625 mm जो है हमारी क्या है? साइड है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगी, यहाँ पे भी यही हो जाएगी। क्लियर हो गया? और एक्सटेंशन कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन आपको गिवन है। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट में। अब आपको इस तरह से हमेशा ड्रॉ करना है। तो एक्शियल लोड ऊपर से लग रहा है और ये चीज होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे? जैसे कि आपसे पॉइजन रेशियो के पहले तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पूछ लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर में क्या पूछेंगे आपसे? जो भी हमारे पॉइजन रेशियो है उसके कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पूछ सकता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि हमारा रिलेशन क्या है, किसके बीच में? ई के बीच में, जी के बीच में, के बीच में, एंड पॉइजन रेशियो के बीच में। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं मॉडियाई रिलेशन, मॉडियाई रिएक्शन। ठीक है, सॉरी रिलेशन, मॉडियाई रिलेशन। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और भी पूछ सकता है कि जो हमारा लेटरल स्ट्रेन होता है वो नेगेटिव क्यों होता है? वाई नेगेटिव इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन। तो अगर जो आपको पता है तो ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द रेजिलेंस इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन इज दिस। सबसे पहले समझते हैं रेजिलेंस क्या होता है। रेजिलेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमारा जो इलास्टिक रीजन है ना, यहाँ पे लिख दो इलास्टिक रीजन। जो भी हमारा इलास्टिक रीजन रहेगा ना, तो इस इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर जितनी भी हमारी एनर्जी स्टोर होगी, है ना, अंदर जो भी हमारी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं। जैसे कि आपने रबर को खींचा इलास्टिक लिमिट में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं। किसमें? इलास्टिक रीजन में। इंपॉर्टेंट क्या है? इलास्टिक रीजन। ठीक है, अब ये जो हमारी अगर ये जो हमारी पूरी क्या है, ये पूरी बॉडी की बात करें ना, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक पॉइंट की बात करें, अगर हम किसी पूरी बॉडी की बात करें ना, तो यही क्या बन जाती है हमारी? दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। क्या हो जाती है वो? स्ट्रेन एनर्जी हो जाती है। क्लियर हो गया? अगर हम पूरी बॉडी की बात करेंगे, फॉर बॉडी। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि अगर जब मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, मान लो कि एक बार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मान लो हमने एक बार की बात की, तो जब भी आप इसको खींचते हो ना, जब भी क्या करते हो आप इसमें खींचते हो, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रेस डेवलप होते हैं, है ना। स्ट्रेस विल डेवलप ओवर हियर, स्ट्रेस विल बी डेवलप ओवर हियर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रेस डेवलप हुए हैं इट इज सिग्मा। क्लियर हो गया इतनी सी बात? अब क्या है कि बार को थोड़ा सा, बार में क्या होगा? थोड़ा सा इलॉन्गेशन होगा। अब इस इलॉन्गेशन में क्या होगा? ये जो हमारी इलॉन्गेशन होता है, इसी इलॉन्गेशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ स्ट्रेन। बोलते कि नहीं इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन से। समझ में आया? अब इस पूरे जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में हमारा जो बार है वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन इट। एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। क्लियर हो गया? लेकिन ये हो किस में रहा है? ये हम बात करें किसमें? इलास्टिक लिमिट में बात करें, बट वी आर टॉकिंग इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इलास्टिक। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने एक बार लिया, इस बार में कुछ ना कुछ हमने, इस बार में क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होंगे। ठीक है, अब स्ट्रेस डेवलप होंगे, आपने कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन इसमें देखा होगा जिसको हम स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ ना कुछ क्या रहेगी? इसमें एनर्जी भी स्टोर रहेगी। अब हमने बोला ये भी जो ये सारा हमारा प्रोसेस हो रहा है ना, ये किसी ना किसी इलास्टिक लिमिट पे बात हो रही है। ठीक है, अभी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर हम बात कर रहे हैं ना, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? अगर ये एनर्जी हमारी स्टोर होगी यहाँ पे, इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज अ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब हम पूरे टोटल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो हम फॉर्मुला ड्राइव करते हैं स्ट्रेन एनर्जी से। ठीक
ठीक है, अभी हमने बात की किसी की इलास्टिक रीजन में किसी भी मटेरियल की बात की, अब मैं बोलूँ किसी भी पूरी होल बॉडी की अगर मैं बात करूँ ना, और वहां पे अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी का हेल्प लूँ, मैं बोलूंगा कि फॉर्मुले को इस्तेमाल करके हम रेजिलेंस को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आपको मैंने जो भी बोला कि रेजिलेंस को फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली क्या हो रही है, ग्रेजुअली हमारी उसमें स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे आप लोड लगाओगे, मतलब आपने जैसे जैसे इसमें क्या लगाया, लोड लगाया, वैसे वैसे एनर्जी क्या आती रहेगी, इसमें अकोमोलेटेड होती रहेगी, एनर्जी विल बी अकोमोलेटेड। ठीक है, तो जब तक ये हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट में होगा ना, तब तक ही हम क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रेन एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से हम स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेजिलेंस है वो किसके बराबर है, स्ट्रेन एनर्जी इन इलास्टिक लिमिट। क्लियर हो गया? स्ट्रेन एनर्जी इन इलास्टिक लिमिट। इसी वजह से हम जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं किसी भी बॉडी के लिए, तब हम उसको किससे करते हैं, रिप्रेजेंट, हम स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले से उसे निकालते हैं। समझ में आया ये छोटा सा पॉइंट? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर हमें टोटल एनर्जी बार में पूछी जाए, ठीक है, पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्ट्रेन एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, है ना। तो यू क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू लेंथ। समझ में आपको? ठीक है, अब मान लो कि अगर लेंथ इसने यूनिट मानी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू इज इक्वल टू, अगर हमने लेंथ को क्या माना है, यूनिट माना है, लेंथ को अगर हमने यूनिट माना, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e, है ना, 2e मान सकते हैं। तो अगर जब मैं इसको देखूं फॉर्मूले में, देखूं तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर साथ में है a ऊपर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2e आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज हमारे को गिवन है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कहीं भी ऐसे जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये भी हमारे पास गलत है, ये भी हमारे पास गलत है, ये भी हमारे पास गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, एरिया, ए मिसिंग है ना। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्यों होगा फर्स्ट हमारा आंसर, राइट? क्योंकि रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर जो उस हिसाब से देखें तो ए क्या है हमारे पास, एरिया भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए और जो लेंथ है उसको यूनिट माना है। समझ आ गया? तो ऐसे मिसलीडिंग से ऑप्शंस जो है आपको जरूर क्या देता है, यूपीएससी देता है। ठीक है, या तो मिस प्रिंट हुआ होगा, या तो फिर ए नहीं लिखा होगा इन्होंने गलती से, पर इन्होंने जानबूझ कैसा किया होगा। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू डाउनवर्ड लोड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय द ग्रेटर फिक्सिंग मोमेंट, दिस इज ट्रू। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है आपको कि अगर एक फिक्स बीम है और फिक्स बीम पे डाउनवर्ड लोड लगेगा, तो उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या फाइंडिंग मोमेंट से ज्यादा होगा, क्या ये होगा ज्यादा, इट इज ट्रू, ऐसा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको 3-4 चीजें जरूरी है। क्या? एक तो फिक्स्ड बीम का मतलब क्या है कि जिसके दोनों एंड जो है रिजिडिटली फिक्स्ड हो। फॉर एग्जांपल ये भी एक एंड है और ये भी एक एंड है, अब इसके दोनों एंड जो है रिजिडिटली फिक्स होंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो भी हमारी बीम है, ये बीम सिर्फ और सिर्फ शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट को ही नहीं झेलेगी, बल्कि ये क्या करेगी, जो भी हमारी रोटेशन है ना उनको अलाउड नहीं होने देती, और इसी को और डेवलप क्या करती है, ये फिक्सिंग मोमेंट जो है डेवलप करती है, फिक्सिंग मोमेंट को ये डेवलप करती है, क्लियर हो गया? तो फिक्स्ड बीम में आपको ये सब चीजें जो है समझ में आ गई। अब फिक्सिंग मोमेंट क्या होता है, जब भी हमारी जो भी हमारे एंड में डेवलप होते हैं ना रिएक्शंस, इन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मोमेंट बोलते हैं। और ये बीम को क्या नहीं करने देती, ये रोटेट नहीं करने देती, तो क्या बोल सकते हैं कि इट डज नॉट अलाउ रोटेशन। क्लियर हो गया कि फिक्सिंग मोमेंट कहां पे और कहां पे होते हैं, ये कहां जनरेट होते हैं, जहां पे हमारी फिक्स बीम होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स बीम में ही जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, बेंडिंग मोमेंट। ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये वो पॉइंट है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, इट इज अ पॉइंट जहां पे भी क्या है सबसे ज्यादा क्या हो रही है, बीम जो है हमारी बेंड हो रही है सबसे ज्यादा। कहीं पे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी लोड लग रहा है, तो मान लो यहां से सबसे ज्यादा जो है वो बेंड हो रही है एज कंपेयर टू आप कहीं पे भी लोड लगाओगे, तो किस पे डिपेंड करती है ये, इट डिपेंड अपॉन लोड। ठीक है, लोड और लोड के नेचर पे, क्लियर हो गया? दोनों चीजें क्लियर होगी, ये सारा पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय द ग्रेटर फिक्सिंग मोमेंट। बीम के मतलब ये क्या बोलना चाहिए, जो हमारा बीम है ना, बीम के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जो मोमेंट डेवलप हो रही है वो फिक्सिंग मोमेंट एंड यानी जो फिक्सिंग मोमेंट जो हमारी रिएक्शन है इससे भी ज्यादा होगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, कहां पे है, तो वो हमारे को क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। सबसे पहले क्या है, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो। ठीक है, समझ लो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। इसकी 2-4 चीजें कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि एक फिक्स्ड बीम लेते हैं, फिक्स्ड बीम जिसपे क्या लग रहा है, सेंट्रल लोड लग रहा है, विद अ सेंट्रल लोड। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे मान W एट सेंटर। ठीक है, अब हमने फिक्स्ड बीम बोली तो दोनों साइड से क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारी बीम है और ये क्या है, फिक्स्ड है, दोनों साइड से ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, फिक्स्ड बीम होगी, यहां पे फिक्स्ड बीम। और सेंटर में क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है, तो सेंटर में, इसको बिल्कुल सेंटर में क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है। डाउनवर्ड साइड में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। यही हमारे को इक्वेशन बता गया। तो डाउनवर्ड साइड में अगर लोड लग रहा है W, तो इस टाइम पे जो हमारा फिक्सिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है,
ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी जो हमारा फिक्सिंग मोमेंट डेवलप होगा और यहाँ पे भी जो फिक्सिंग मोमेंट डेवलप होगा, मान लो इसको F2 बोल दूं और इसको मैं F बोल दूं, तो F1 बराबर होगा किसके? F2 के। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है फिक्सिंग मोमेंट का, ये क्या हो जाएगा? M इज इक्वल्स टू माइनस WL/8। क्लियर हो गया? और इस पॉइंट पे जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इट इज नोन एज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, WL/8। क्लियर हो गया? अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमारा फिक्सिंग मोमेंट होगा वो किसके बराबर है? वो बराबर है हमारे नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम मोमेंट। तो ये क्या हो गया? बराबर हो गए, दीज आर इक्वल। तो इस केस में तो हमें ये पता लग गया कि जो हम ये फाइंड आउट कर रहे थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा फिक्सिंग बीम से, वो फिक्सिंग मोमेंट से, वो क्या है? बराबर है। तो ये वाली चीज तो रॉन्ग होगी कि सेंटर लोड जब लगेगा तो ये तीनों चीजें क्या होगी? रॉन्ग होगी। अब दूसरा लोड देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं पहले, फिर देखते हैं हम दूसरा लोड। अभी तो हमने पॉइंट लोड लिया था, अब हम क्या करते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट लोड को हटा के हम क्या करते हैं? पॉइंट लोड को हटा के हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम इस लोड को थोड़ा सा साइड में ले रहे हैं, यानी फिक्स्ड बीम पे हम क्या लगा रहे हैं? एक एसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा रहे हैं। और उस केस को देखते हैं, पॉइंट लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो बिल्कुल लोड के नीचे लगेगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो हमारा इस केस में जहां पे एसेंट्रिक पॉइंट लोड है। क्लियर हो गया? अब फिक्सिंग मोमेंट पे एंड पे देखते हैं हम क्या होगा। मान लो कि ये जो लोड लग रहा है ये किसी एसेंट्रिक पे लग रहा है, मान लो इस स्पोर्ट के आसपास लग रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लग रहा है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, यानी ये किसी भी एक पॉइंट पे है, तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक लोड। और इन दोनों केस में जो हमारे पास फिक्सिंग मोमेंट आएगा और जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, उन दोनों की वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? फिक्सिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट। तो इस केस में जो हमारा फिक्सिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा? माइनस WL² डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू WL² डिवाइडेड बाय 24। क्लियर हो गया? ये कहां पे लगता है? हमारा एट अ सेंटर। तो इस केस में जो हमारा फिक्सिंग मोमेंट है वो क्या लग रहा है? वो ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? कि हम क्या बोले, इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकाले, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं? एक आ रहा है माइनस WL² डिवाइडेड बाय 12 और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास? WL²/24। यानी हमारा जो फिक्सिंग मोमेंट है बेसिकली वो ज्यादा आ रहा है कभी कभी केस में एज कंपेयर टू मैक्सिमम मोमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये डिपेंडिंग ऑन द लोड है ना, डिपेंड ऑन द लोड। लेकिन लोड कैसा है? लोड हमारा एसेंट्रिक है, पॉइंट लोड है। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो फिक्सिंग मोमेंट है वो कब बड़ा होगा? मैक्सिमम मोमेंट से, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय ग्रेटर फिक्सिंग मोमेंट। क्लियर हो गया? क्या बोल रहा है कि जो हमारा फिक्सिंग मोमेंट है बेसिकली वो कब बड़ा होगा? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, ऐसा कौन सा लोड होगा जिसपे कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? कम होगा। तो ये किसी सेंट्रल पॉइंट लोड का तो नहीं है, ये चीज मैंने अभी क्लियर कर दी। क्या वो लोड जो है ओनली असेंट्रिक पॉइंट लोड होगा? बिल्कुल सही बोला, जो भी हमारा असेंट्रिक पॉइंट लोड होगा सिर्फ उसी के केस में हमारा जो फिक्सिंग मोमेंट होगा किसी एक एंड पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो असेंट्रिक लोड है, जो मतलब साइड में लग रहा है। ठीक है, जनरली जो लेफ्ट वाला होता है ना वो बड़ा होता है अगर जो लोड यहाँ पे लग रहा है। क्लियर होगा? इतना सा पॉइंट। बाकी सब क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डाउनवर्ड लोड, वो तो सेंटर में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि हमारा जो लोड होता है वो सिमेट्रिक होता है और दोनों साइड जो फिक्सिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों साइड इक्वल होगा और हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर होगा, वो भी क्या हो जाएगा? इनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कि इफ द लोड इज ओनली असेंट्रिक पॉइंट लोड, तभी ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी कि फिक्सिंग मोमेंट विल बी ग्रेटर देन द बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड वाइज भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आया क्वेश्चन 91? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको अगर पता होता तो आप इजीली इसको लगा सकते थे। राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इफ द लोड इज ओनली असेंट्रिक पॉइंट लोड, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? द डिफ्लेक्शन एट अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर इज, देखो कैंटिलीवर एट अ फ्री एंड इज कैंटिलीवर क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा जो कैंटिलीवर बीम है, अगर जो उस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम पे मतलब आप ऐसे एक स्केल पकड़ो, आप एक साइड से क्या कर लो, अच्छा सॉरी यहाँ से एक साइड से क्या कर लो, इसको पकड़ लो, ठीक है, और इसके जो फ्री एंड है जहां पे आपने हाथ नहीं रखा है वहां पे क्या लगाओ? आप एक लोड लगाओ, यानी उंगली से आप नीचे को लोड लगाओ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? स्केल जो है नीचे को डिफ्लेक्ट करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब इस जो डिफ्लेक्शन है एट अ फ्री एंड, अगर हम इसे फाइंड आउट करना तो इसके लिए फॉर्मुला क्या लगता है? इसके लिए जो हमारा फॉर्मुला लगता है यानी पॉइंट पर जो फॉर्मुला लगता है वो होता है दैट इज द PL³ अपॉन 3EI। अगर जो पॉइंट लोड P लग रहा है, अदरवाइज क्या होता था? W होता था, लेकिन यहाँ पे PL³ अपॉन 3EI। तो ये तो इजी है, जहां पे P क्या है? पॉइंट लोड है एट अ फ्री एंड, और EI क्या है? हमारा फ्लेक्सर रिजिडिटी है, L इज द लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर। क्लियर हो गया? E क्या है हमारे पास? दैट इज द मॉडुलस ऑफ स्टिफनेस, सॉरी मटेरियल का स्टिफनेस। क्या है? मटेरियल का स्टिफनेस। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मटेरियल का स्टिफनेस। ऐसे क्या बोलते हैं इसको जनरल भाषा में? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया है ना? और जो हमारा ये आई है ये क्या है? इट इज द हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया? जो भी हमारी बीम की क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर डिपेंड आई जो है, ठीक है। तो ये आपको पता लगा मैंने क्या बोला कि एक स्केल को यहां से पकड़ो, यहां से आप डिफ्लेक्ट करो, अभी जितना भी डिफ्लेक्ट होगा उसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और पॉइंट लोड पे क्या लगता है? हमारा PL³ अपॉन 3I। तो ये क्या लगता है? एक तरह का हमारा इस पॉइंट पर जो हमारा फॉर्मुला अप्लाई होता है वो ये होता है। तो बस सिंपल सा है, देख के ही पता लग रहा है क्या आंसर, राइट आंसर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें पूछ क्या सकता है हमारे से? जो भी हमारा कैंटिलीवर है उसका विद यूडियल, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या पूछ सकता है फ्यूचर में। सबसे पहले तो आपको यही पूछ लेगा कि कैंटिलीवर बीम के बारे में, ठीक है। कैंटिलीवर जो हमारी बीम है विद यूडियल जो है
उससे यानी यूनिफॉर्म लोड से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया। और ये पूछ सकता है कि अगर जो मान लो हमारी डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, तो जो लेंथ है वो क्या डबल्ड होगी, किस तरह से होगी, वो होना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी बहुत सारे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम स्लोप कहां पे मिलेगी आपको, मैक्सिमम स्लोप कहां पे मिलेगी, और कहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वेयर। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, एसएसबी या फिर क्या सिंपली सपोर्टेड बीम वर्सेस द कैंटिलीवर बीम, इनके बीच में जितना भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूछ सकता है। इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में पूछ सकता है ना, और पूछ सकता है कहां कहां लगता है, कैसे कैसे लगता है, उनसे रिलेटेड। फोर्थ वन क्या है, जितने भी आपको फॉर्मुलेज है, डिफ्लेक्शन के फॉर्मुले हैं, वो सब क्या आपको मतलब टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कैसे कैसे कौन से, क्योंकि डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है, एसएससी तो यही पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपको लगे पता इसका राइट आंसर क्या है, तो बी इसका क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे को कि अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L is subjected to uniformly distributed load of an intensity W if the flexure rigidity is EI, the slope theta and the deflection this at a free end is एट अ फ्री एंड क्या होगा बताओ भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो किसी को भी आता है। देखो जब आप कैंटिलीवर बीम मतलब आप एक स्केल को पकड़ो, ठीक है, आप स्केल को पकड़ो एक साइड से, ऊपर से क्या करो, आप अपना हाथ रखो। अब जैसे जैसे आप हाथ जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको क्या पता है एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसी एंगल को बोलते हैं थीटा। और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है, जो वर्टिकल हमारा नीचे को जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एग्जांपल क्या है, इन दोनों का जो इन दोनों का क्या है यहाँ पे, जब हम बोलते हैं स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड जो है दैट इज थीटा, वो किसके बराबर होता है, WL3/6EI के बराबर होता है। और जब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, WL4/8EI। क्लियर हो गया। तो अब ये ढूंढ लो डिफ्लेक्शन क्या है, तो इसने क्या बोला, द स्लोप थीटा, तो थीटा पहले आएगा और फिर डिफ्लेक्शन बाद में आएगा। तो थीटा के लिए क्या होगा हमारा 6 होगा, है ना, और डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, डिफ्लेक्शन के लिए 8 होगा। तो बस ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आया आपको, ये क्या है हमारा राइट आंसर है। तो बस इतनी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी आ जाना था। अगर जब आपने टेस्ट पे उन सबको याद किया होता तो इजीली आपसे ये क्वेश्चन जो है वो टैकल हो जाता था। ठीक है, इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं था ये, है ना, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन करनी ना कुछ और करना है। ठीक है, थीटा और डेल्टा दोनों क्या है, थीटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा हो गया। अब इन दोनों में कुछ नहीं है फर्क, बस यही पूछ रहा है आपसे कैंटिलीवर बीम में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो उसकी इंटेंसिटी बस यही पूछ रहा था, है ना। और क्या पूछ सकता है आपसे फ्यूचर में, आपसे पूछ सकता है जो भी हमारा कैंटिलीवर है उसके बारे में पूछ सकता है, जो भी विद द पार्शियल यूडीएल के साथ क्या उसका नेचर है वो सब आपसे पूछ सकता है। पहला। दूसरा क्या पूछ सकता है कि अगर जो EI किसी का इंक्रीज हो गया, ठीक है, जैसे कि मटेरियल की स्टिफनेस अगर इंक्रीज होगी तो हमारा ये क्या है, ज्यादा नहीं झुकेगा। मटेरियल की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी, अच्छे से होगी, तो आपको पता है कि आप किसी ईंट के ऊपर अगर साइड से भी पकड़ोगे और ऊपर से हाथ लगाओगे, यानी ऊपर से अगर दबाओगे इसको, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जो हमारी स्टील है उसकी स्टिफनेस, जो हमारी वो कोई भी मटेरियल है उसकी स्टिफनेस अगर इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन और डेल्टा में क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज आपसे पूछ सकता है। थर्ड ऑफ ऑल क्या पूछ सकता है, जितने भी कॉम्बिनेशन लोड होते हैं ना, पॉइंट लोड हो गया आपका, ठीक है, प्लस साथ साथ में क्या यूडीएल होगा, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। क्लियर हो गया। कहां पे हमारा मैक्सिमम स्लोप बनता है, कहां पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बनता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जितने भी हमारे बेंडिंग मोमेंट वाले हैं और जितने भी हमारे शेयर फोर्स वाले हैं एट अ पॉइंट, किसी भी अगर जो फाइंड आउट करने को बोले कि बेंडिंग मोमेंट या फिर शेयर फोर्स एट अ पॉइंट फाइंड आउट कर दो, कैसे फाइंड आउट करना है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमारे 93 क्वेश्चन से निकले। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सबको मैं मिटा देता हूं फिर बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेन एनर्जी U ड्यू टू द बेंडिंग इज, जहां पे M जो है वो बेंडिंग मोमेंट है, E है जो है दैट इज द फ्लेक्सर रिजिडिटी एंड DX जो है वो शॉर्ट लेंथ ऑफ द बीम है। तो जब हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी भी बीम को बेंड करते हैं ना, अब इस बीम को हमने बेंड किया है तो कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, एनर्जी जो है उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, यानी U से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया। ठीक है, और M क्या है यहाँ पे, M है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मतलब एट अ सेक्शन, मतलब बीम कितना मोमेंट लग रहा है बीम पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, M बोलेंगे। समझ में आपको। EI क्या फ्लेक्सर रिजिडिटी है, जहां पे E क्या यंग्स मॉडुलस, E क्या है हमारा यंग्स मॉडुलस। क्लियर हो गया। आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया। अब हमारा बीम कितना स्ट्रांग है वो कौन दिखाएगा, बेंडिंग के अगेंस्ट हमारी बीम कितनी स्ट्रांग है वो हमको EI रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। और DX क्या है हमारी बीम का एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर हो गया। ठीक है, BX क्या है हमारी दैट इज द बीम का कोई छोटा सा पार्ट है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द डिफ्लेक्शन ये इंटीग्रेशन ऑफ M का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास DX क्या छोटा सा पार्ट है, इसको हम साइड में रख देंगे और साथ में क्या आ जाएगा 2EI मल्टीप्लाई बाय DX। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहां पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको किस तरह से आएगा, यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी मतलब जैसे आपने क्या किया, आपने एक रूलर ले लिया, ठीक है, आपने रूलर को क्या किया, इसको नीचे बेंड किया और आपने उसको छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब स्ट्रेन एनर्जी को यहाँ पे U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या पूछ सकता है कि जो भी हमारा स्ट्रेन एनर्जी किसकी वजह से होगा, ड्यू टू या तो प्योर बेंडिंग की वजह से होगा, या तो फिर किसकी वजह से होगा, हमारा एक्सियल लोडिंग की वजह से, या फिर हमारा किसकी वजह से होगा, थर्ड दैट इज द टॉर्शन की वजह से। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया। अगर जो U चेंज होगा, अगर U चेंज हो रहा है तो क्या होगा, EI इंक्रीज होगा, या फिर बेंडिंग मोमेंट हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट बिकम वेरिएबल। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर जो एनर्जी है किसी भी फिक्स्ड बीम में वो पता होना चाहिए। थर्ड मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी इन फिक्स्ड बीम और साथ में वर्सेस द सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछेगा, मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना, अब एक और चीज बताता हूँ, जैसे हमारी जो कैसे ग्लानो थ्योरी है ये आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया, है ना। और दूसरी क्या पढ़नी है, हमारी जो EI है फ्लेक्सर रिजिडिटी है, इसके जो इफेक्ट है किस पे, एनर्जी स्टोरेज पे
ये भी आपको इंपॉर्टेंट है जब भी आपके सामने आएंगे। तीसरा क्या है, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारा जो एनर्जी मेथड्स होते हैं ना, एनर्जी मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फोर्थ वन क्या है, जो भी हमारा मोमेंट एरिया मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और जितने भी हमारे एनर्जी मेथड है ना, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।